ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने एडवेंचरर बनने के लिए 14 सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करी, लेकिन फिर भी उसे एक एफ रैंक का एडवेंचरर बनाया गया। पर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये एफ रैंक का एडवेंचरर क्या क्या कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि हमारे मेन कैरेक्टर को भी नहीं पता कि उसने अपने स्किल्स को इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया है कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें नोर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीमार माँ के लिए सूप बना रहा था और वो उनका काफी ज्यादा ख्याल रखता है और साथ में घर के सारे काम भी कर रहा होता है, क्योंकि उसके घर में नोर और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। नोर को घर के और बाहर के सभी काम करने पड़ते थे। नोर को इतना काम करते हुए देख के उसकी माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो नोर से माफी मांगती है, क्योंकि वो नोर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पर वो चाहती थी कि नोर अपने सारे सपनों को पूरा करे। शाम को जब नोर अपनी माँ के लिए सूप बना के लाता है तब वो देखता है कि उसकी मोम की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद नोर अपनी मदर को अपने फादर की ग्रेव के साइड में दफना देता है और फिर नोर अपनी लाइफ को पहले की तरह कंटिन्यू करता है। पर रोज एक ही काम करके उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। जब वो एक दिन अपने घर की सफाई कर रहा था तब उसे एक पुरानी बुक मिलती है और इसके अंदर वो सभी कहानियां थी जो उसके फादर उसे सुनाया करते थे। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां नोर अपने फादर से पूछता है कि डैड आखिरकार एडवेंचरर कौन होते हैं। तो उसके फादर बताते हैं कि कोई ऐसा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़े से ड्रैगन को मार दे या फिर किसी मैजिशियन से मैजिक स्पेल सीखकर जंगलों को कट से आजाद कराए, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो वो कभी भी ना डरता हो। नोर इन सभी बातों को याद करता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा। अगले दिन नोर अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि मैं पहली बार टाउन से बाहर जा रहा हूँ और मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। नोर अपनी पाली हुई मुर्गी और बकरियों के लिए उनके लिए बहुत सारा चारा रख देता है और अपना घर छोड़कर यहाँ से चला जाता है अपने एडवेंचरर के सफर पर। अगले दिन नोर रॉयल कैपिटल पहुँच जाता है जो की एक बहुत ही बड़ा शहर था, जहाँ जाने के बाद वो कई सारी नई चीजों को देखता है। जिसके बाद नोर एक एडवेंचरर गिल्ड में चला जाता है और वो वहाँ के गिल्ड मास्टर के पास जाकर कहता है कि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। गिल्ड मास्टर नोर को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, बच्चे तुम घर जाओ। नोर उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनने के बाद मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो नोर को ट्रेनिंग स्कूल के बारे में बताता है जहाँ जाके उसे कुछ स्किल सीखनी होगी, जिसके बाद ही वो एक एडवेंचरर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसके बाद नोर यहाँ से सीधा ट्रेनिंग स्कूल में चला जाता है। सबसे पहले नोर सोर्ड ट्रेनिंग स्कूल में जाता है ताकि वो सोर्ड चलाना सीख जाए और नोर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी के सभी स्टूडेंट्स की सोर्ड्स में से बिजली या फिर आग निकल रही थी, पर नोर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ महीने बीत जाते हैं लेकिन नोर कोई भी स्किल नहीं सीख पाता। नोर का मास्टर उससे कहता है कि और उसे ट्रेनिंग को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि इतने महीने बीत जाने के बाद भी नोर बस पैरी करने की स्किल ही सीख पाया है, जो कि एक नॉर्मल सी स्किल है। नोर का मास्टर उसे कुछ और ट्राई करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि वो एक अच्छा सा स्वॉर्ड्समैन बन सकता है। जिसके बाद नोर वॉरियर स्कूल में जाता है जहाँ पर उसे कई सारे वेपन्स को चलाना सिखाया जाता है। यहाँ पर नोर की कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। कुछ महीने के बाद यहाँ का मास्टर नोर से कहता है कि नोर तुम्हारी बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है लेकिन तुम कोई और स्किल नहीं सीख पाए, इसलिए तुम्हें कुछ और करना चाहिए। जिसके बाद नोर एक स्पाई स्कूल में जाता है और वो वहाँ पर भी कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद नोर मैजिक सीखने के लिए चला जाता है जहाँ नोर कुछ महीने की ट्रेनिंग करने के बाद भी बस एक छोटी सी फायर बॉल ही बना पाता है। और लास्ट में नोर एक हीलर बनने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो छोटे मोटे इंजरीज को ही हील कर पा रहा था और इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर पाता। इतनी सारी नाकामियों के बाद नोर वापस से गिल्ड मास्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने हर स्कूल में 3-3 महीने तक ट्रेनिंग करी लेकिन वो फिर भी कोई भी अच्छी स्किल नहीं सीख पाया। और क्योंकि नोर ने किसी भी स्पेशल स्किल को नहीं सीखा है इसीलिए गिल्ड मास्टर भी उसे एडवेंचरर का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद नोर वहाँ से निराश होकर चला जाता है। वो सोचता है कि क्या हुआ अगर मेरे पास कोई भी स्पेशल स्किल नहीं है, मुझे जो चीज आती है मैं उसे ही ट्रेन करूंगा, क्योंकि नोर के मास्टर ने उसे कहा था कि अगर तुम किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि तुम एक नई स्किल को मास्टर कर लो। और ये सोचकर नोर अपनी प्यारी करने की स्किल को ट्रेन करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एक लकड़ी की तलवार बनाता है और उससे दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है। करीब 1 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद नोर एक बार में 10 तलवार को पैरी कर पा रहा था और करीब 5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद नोर एक बार में 100 तलवार को पैरी करने लगा था। लेकिन अभी भी नोर को कोई भी स्पेशल स्किल नहीं मिली थी, लेकिन नोर फिर भी हार नहीं मानता और अकेले ही 14 सालों तक हार्ड ट्रेनिंग करता है। नोर अब बड़ा हो गया था और वो अब एक बार में 1000 तलवार को पैरी कर पा रहा था, लेकिन फिर भी नोर को अभी तक कोई भी स्पेशल स्किल नहीं मिली है। अब नोर भी अपने एडवेंचरर बनने के सपने को छोड़ने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर वो एक आखिरी बार गिल्ड मास्टर के पास जाता है जहाँ पर मास्टर की असिस्टेंट होती है। नोर उसको अपनी सारी स्किल्स के बारे में बताता है, जिसे देखकर असिस्टेंट कहती है कि ये सभी तो बहुत ही मामूली से स्किल्स हैं, तुम्हें ट्रेनिंग स्कूल जाना चाहिए जहाँ पर तुम कई सारी अच्छी स्किल्स
सीख पाओगे। जिस पर नोर उसको बताता है कि मैं पहले ही उन सभी स्कूल में जा चुका हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट कहती है कि फिर तो तुम रजिस्टर नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाते हैं, जो कि शुरू में नोर को नहीं पहचान पाते। नोर मास्टर को बताता है कि कैसे उसने 14 सालों तक अकेले ट्रेनिंग करी है, लेकिन फिर भी वो बस अपनी पैरी करने की स्किल को ही थोड़ा इम्प्रूव कर पाया है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर नोर को बताते हैं कि एडवेंचरर कई टाइप के होते हैं, जिसमें एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। और अगर सिर्फ तुम्हें ई रैंक का एडवेंचरर बनना है तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, और तुम्हारे पास तो एक भी स्किल नहीं है। और नोर ये सुनकर उदास हो जाता है और अपने एडवेंचरर बनने के सपने को छोड़ने की बात करने लगता है। लेकिन मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आ जाता है और वो नोर को एक और रैंक के बारे में बताता है, जो कि ई रैंक से भी नीचे है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन उस रैंक पर नोर किसी भी असली एडवेंचर पर नहीं जा सकता। वो बस शहर के छोटे मोटे काम कर सकता है और थोड़े बहुत पैसे कमा सकता है। और ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एफ रैंक एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर कर देता है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उसे एफ रैंक एडवेंचरर लाइसेंस दे देते हैं और नोर की खुशी का ठिकाना नहीं होता। नोर को अगले दिन से ही शहर के छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जिसे वो बहुत ही लगन से करता है और शाम को अपनी ट्रेनिंग भी करता है। एक दिन ऐसे ही जब नोर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, तभी उसे उसके पास के एक डंजन से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। नोर जल्दी से दौड़कर उस डंजन में जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक लड़की को किसी स्पेल से बांधा गया होता है। असल में ये यहाँ की प्रिंसेस है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा है, जिसे कि मिनाटोर कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। पर नोर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो तो उसे एक मामूली सी काऊ मॉन्स्टर समझ रहा था। वो मिनाटोर प्रिंसेस के सभी सैनिकों को मार रहा होता है। वो प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है तो तभी नोर एक पत्थर उठाता है और वो उस पत्थर को मिनाटोर की तरफ फेंकता है, जिससे कि मिनाटोर नोर की तरफ अटैक करने के लिए आता है। वो नोर के अंदर अपनी सिंग को घुसाने ही वाला था, तभी नोर अपनी पैरी करने की स्किल को एक्टिवेट करता है और वो उस मिनाटोर को दूर फेंक देता है। अब मिनाटोर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी को बाहर निकालता है और वो नोर के ऊपर अटैक करने लगता है। नोर उसके एक दो अटैक को पैरी करता है, जिसके बाद उसकी तलवार ही टूट जाती है। अब नोर अपने मन में सोचता है कि भले ही वो एक टॉप लेवल का एडवेंचरर नहीं बन पाया, लेकिन वो इस लड़की को जरूर बचाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। अब नोर अपनी टूटी हुई तलवार से मिनाटोर के अटैक को पैरी करता है, जिससे मिनाटोर की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और उसी की गर्दन कट जाती है। मिनाटोर के मरते ही प्रिंसेस भी फ्री हो जाती है। वहीं नोर सोच रहा होता है कि एक मामूली सी गाय को मारने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो अगर उसके सामने कोई टॉप लेवल का मॉन्स्टर आ गया तो वो क्या करेगा। नोर को ये पता नहीं था कि उसने अभी जिस मॉन्स्टर को मारा है वो एक ए रैंक का मॉन्स्टर था। वो तो उसे एक मामूली सी काऊ ही समझ रहा था। अब वो प्रिंसेस उसकी जान बचाने के लिए नोर को थैंक्स कहती है और वो उसका नाम पूछती है, लेकिन हमारा भाई तो सख्त लोंडा था, वो उसे अपना नाम नहीं बताता और नोर यहाँ से चला जाता है। इस प्रिंसेस का नाम लीन था और लीन को ढूंढते हुए यहाँ पर और भी सैनिक आ जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर मिनाटोर की बॉडी को यहाँ से हटाने लगते हैं। तब लीन उसके सभी सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है और तभी इनस उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आती है और वो लीन से पूछती है कि आप ठीक है ना प्रिंसेस लीन। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसके बाद इनस उससे माफी मांगती है, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं थी। इनस इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही ऑर्डर था, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। और तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और वो लीन को वापस से कैसल में चलने के लिए कहता है। लीन के भाई को जब ये पता चलता है कि लीन के ऊपर एक मिनाटोर ने अटैक किया था, तब वो सोचने लगता है कि मिनाटोर तो डंजन के आखिर में मिलते हैं, तो ये मिनाटोर वहाँ कैसे आ गया। उसका एक सैनिक कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे वहाँ पर समन किया गया था, तो इसका मतलब ये सब लीन को मारने की साजिश थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर हमें एक रिंग मिली है जिससे कि उस मॉन्स्टर को समन किया गया था और हमारे मैजिशियन हेड ने भी ये कंफर्म किया है कि ये रिंग पे लगा हुआ स्टोन बहुत ही ज्यादा प्योर है, जो कि कहीं भी आसानी से नहीं मिलता। और ये भी कि इस रिंग पे लगा हुआ स्टोन मैजिक एम्परर ऑफ ड्राइव के मैजिक पैटर्न से मैच होता है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी उनके ऊपर पहले से ही शक था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर उन्होंने ही ये सब किया है तो उन्होंने एविडेंस को छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की। लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ वॉर स्टार्ट कर दें और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे डंजन के ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। हाँ ये सब तो ठीक है, पर आखिरकार उस आदमी का क्या हुआ जिसने मिनाटोर को मारकर मेरी बहन को बचाया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नोर को दिखाया जाता है, जो कि गिल्ड मास्टर के पास गया था। गिल्ड मास्टर नोर को देखते हैं और बोलते हैं कि नोर तुम अभी भी जिंदा हो, मैंने सुना था कल तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और कल तुम गिल्ड में वापस नहीं आए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे माफ कर देना मास्टर, पर कल मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं वापस से अपने घर चला गया था। ओ
अच्छा, पर आखिरकार तुम इतने गंदे क्यों लग रहे हो? यहाँ आने से पहले मैं गटर की सफाई कर रहा था, इसलिए मेरी हालत ऐसी है। वैसे तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारा सामना उस मॉन्स्टर से नहीं हुआ, क्योंकि उस मॉन्स्टर को हराना मेरे जैसे ए रैंक वाले के लिए भी बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं। अच्छा हुआ कल मेरी फाइट सिर्फ एक काऊ से हुई थी। जिसके बाद नोर पूछता है कि फिर उसके बाद क्या हुआ? उस मॉन्स्टर को किसने मारा? उस मॉन्स्टर को एक मिस्टीरियस पर्सन ने मार दिया। नोर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि गिल्ड मास्टर उसे की बात कर रहा है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर नोर को उसके काम के पैसे दे देता है। नोर अपने पैसे रख लेता है और तभी उसके पीछे लीन आ जाती है। लीन को देखकर नोर पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? लीन बताती है कि उसने लॉन्ग डिस्टेंस स्किल का यूज किया था। तो क्या इसका मतलब तुम एक स्पाई हो? लीन बताती है कि वो मैजिकल ब्रांच से बिलोंग करती है, लेकिन उसे सभी ब्रांच के मैजिक आते हैं। जिसके बाद वहाँ के सभी लोग नोर और लीन को देखने लगते हैं। लीन नोर को बाहर चलने के लिए कहती है। गिल्ड मास्टर नोर से पूछता है कि क्या करा है तूने प्रिंसेस के साथ? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद लीन अपने मैजिक का यूज करके एक बैरियर को क्रिएट करती है, जिससे कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता और न ही उनकी बातों को सुन सकता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। उसे और बाकी सभी को बचाने के लिए वो नोर को थैंक यू कहती है। नोर कहता है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो तुम तब भी सभी को बचा ही लेती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे से अच्छी स्किल्स हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। अगर तुम वहाँ नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, और मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ दिया जाए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे थैंक यू कह दिया, मेरे लिए वही काफी है। लेकिन लीन उसे काफी ज्यादा फोर्स करने लगती है और वो नोर को साथ में कैसल चलने के लिए कहती है, लेकिन नोर दोबारा से मना करता है और वो रोने लगती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और हाँ, मुझे वहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जिसके बाद लीन अपने मैजिक का यूज करके वो नोर को सीधा कैसल के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। नोर इतने बड़े कैसल को देखकर शॉक हो जाता है। लीन उससे उसका नाम पूछती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, और तभी वहाँ इनस भी आ जाती है और इनस लीन से नोर के बारे में पूछती है। लीन उसको बताती है कि ये वही है जिसने मुझे मिनाटोर से बचाया था, और हमारा भाई नोर कुछ और ही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि ये यहाँ की मेड है और इसे इन कपड़ों में खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती क्या? तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और इसका नाम गिलबर्ट है, और वो इनस से नोर के बारे में पूछता है। ये प्रिंसेस लीन के गेस्ट हैं, इन्होंने ही प्रिंसेस की जान बचाई थी। ओ अच्छा, तो ये वही है जिसने की प्रिंसेस की जान बचाई है, पर तुम तो किसी भी एंगल से प्रिंसेस को बचाने वाले नहीं लगते। तमीज से पेश आओ गिलबर्ट, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी किंग के पास जाने लगते हैं, और यहाँ लीन के फादर किंग क्लोस कहते हैं कि तो आखिरकार द राइट्स ने हमारे बीच के समझौते को तोड़ दिया है। लीन का भाई कहता है कि मुझे तो उनके ऊपर पहले से ही शक था, और अब हमारे पास एविडेंस भी है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो आगे चल के ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और तभी यहाँ पर लीन आ जाती है। रेन उस क्लॉक को देखकर कहता है कि क्या तुम फिर से कैसल के बाहर गई थी? मैं अपने सेवियर को खुद ढूंढना चाहती थी, इसीलिए मैं कैसल के बाहर गई थी। गिलबर्ट और इनस किंग को ग्रेट करते हैं। किंग क्लोस पूछते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? हाँ डैड, ये वही है, और वो उनसे नोर को इंट्रोड्यूस करवाती है। नोर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर ऐसे कपड़ों में आ गया और मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। तब किंग क्लोस कहते हैं कि हमसे यहाँ मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें लीन को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ नहीं आते तो मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाता, तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नोर अपने मन में सोचता है कि चलो यार, इन्होंने थैंक यू कह दिया, अब घर पर जाकर आराम से सोऊंगा। जिसके बाद किंग बोलते हैं कि हम तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। लेकिन नोर कुछ भी लेने से मना कर देता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम हमारे डंजन का आधा ट्रेजर रख सकते हो, उसके अंदर कई सारी बेशकीमती चीजें हैं। पर नोर इसके लिए भी मना कर देता है। किंग सोचते हैं तो इसने इसके लिए भी मना कर दिया, तो अब मैं इसे क्या दूं? तभी किंग पीछे जाते हैं और अपने थ्रोन के पीछे से एक तलवार को निकालते हैं। अब जब मैं फ्रंट लाइन से रिटायर हो गया हूँ तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी ये यहाँ पर रखी हुई खराब हो रही थी, तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम इसे रख लो और हम इसके बदले यहाँ पर एक कॉपी रख देंगे। नोर उस तलवार को ले लेता है, और ये तलवार बहुत ही ज्यादा भारी थी, और सोचता है कि ये तलवार तो सच में बहुत ही भारी है, कहीं ये किंग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं ले सकता। किंग कहते हैं कि ये मुझे ऐसे ही ट्रेवल करते टाइम मिल गई थी और अब ये मेरे लिए पुरानी हो गई है, तो तुम इसे रख सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ले ही लेता हूँ। जिसके बाद किंग नोर को तलवार ट्राई करने के लिए कहते हैं। तब नोर अपने हाथ में फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करके तलवार को हवा में स्विंग करता है, जिससे सभी लोग उस तलवार की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब नोर मन में सोचता है कि ये तलवार हैवी तो है, पर मैं इसे संभाल सकता हूँ। जिसके बाद किंग क्लोस हंसते हुए कहते हैं कि तुम इसे एक हाथ से ही यूज कर सकते हो, इस तलवार को बहुत ही कम लोग यूज कर पाते हैं, और अब तुम
उन लोगों में से एक हो। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और हाँ, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि लीन की जान को खतरा है, तो इसलिए मुझे प्रिंसेस की सेफ्टी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। नोर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस लीन को कुछ सिखा सकता हूँ, और वैसे भी ये डिसीजन उनका है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बीच में पड़ना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो हंसने लगते हैं। जिसके बाद नोर कैसल से बाहर आ जाता है और सोचता है इस तलवार का वेट ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल सही है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो तलवार के साइज को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये तलवार गटर के साइज की थी और अब नोर इससे गटर भी साफ कर सकता है। और नोर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ इनस आ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्रिंसेस लीन के सेवियर को हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम कोई बहरूपिया हो। नोर कहता है कि इसका मतलब तुम मेड नहीं हो, मुझे तो लगता था कि तुम एक मेड हो। इनस कहती है कि नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ और मैं रॉयल कैपिटल की वाइस कैप्टन हूँ और सभी लोग मुझे डिवाइन शील्ड के नाम से जानते हैं। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने प्रिंसेस लीन को बचाया था। प्रिंसेस लीन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी और तुमने उन्हें बचाकर एक तरह से मेरी जान बचाई। तो इसलिए अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। ठीक है, अगर मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद इनस उससे उसका नाम पूछती है। तब नोर उससे अपना नाम बता देता है, जिसे सुनकर इनस थोड़ी शॉक हो जाती है। नोर पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन इनस कुछ भी नहीं कहती और वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर गिलबर्ट आता है और वो नोर को एक फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो दोनों ट्रेनिंग रूम में चले जाते हैं। नोर ने ट्रेनिंग स्कूल के बाद अभी तक किसी भी इंसान से फाइट नहीं की थी, इसलिए वो भी इस फाइट के लिए मान जाता है। नोर सोचता है कि गिलबर्ट उससे अच्छा फाइटर है, तो उसे कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिल ही जाएगा। जिसके बाद नोर एक लकड़ी की तलवार लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं खड़े सभी लोग नोर को देखकर सोच रहे थे कि ये कौन है जो कैप्टन गिलबर्ट से लड़ने आया है। जिसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। गिलबर्ट एक के बाद एक नोर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन नोर बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा था। वो मन में गिलबर्ट की तारीफ कर रहा था, इसकी मूवमेंट तो काफी तेज है, लगता है इसने बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग की है। लेकिन नोर के सामने ये सारे अटैक बहुत ही स्लो हैं, इसलिए वो गिलबर्ट से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। नोर को लग रहा था कि गिलबर्ट जानबूझ के उसके ऊपर स्लो अटैक्स कर रहा है ताकि उसे कोई चोट न लगे। अब गिलबर्ट अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और बैक टू बैक नोर के ऊपर अटैक करता है, पर नोर अभी भी उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था। नोर के पास कई सारे मौके थे गिलबर्ट के ऊपर अटैक करने के, पर वो ऐसा नहीं करता। गिलबर्ट सोचता है कि वो नोर को टच क्यों नहीं कर पा रहा, तो उसे लगता है कि नोर फाइट को सीरियस नहीं ले रहा। जिसके बाद नोर फिर से गिलबर्ट से कहता है कि तुम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जबकि गिलबर्ट अपनी मैक्सिमम स्पीड से फाइट कर रहा था। नोर मन में सोचता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहा है। क्या आखिरकार इतने साल की मेहनत आज मेरे काम आ रही है? क्या मैं सच में ताकतवर हो गया हूँ? जिसके बाद गिलबर्ट अपने सबसे खतरनाक अटैक ड्रैगन स्लैश से नोर के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, पर नोर इसके अटैक को भी डॉज कर लेता है। ये देखकर गिलबर्ट एकदम हक्का बक्का हो जाता है और सोचता है कि ये इसने कैसे किया, लेकिन फिर नोर खुद ही हार मान लेता है और नोर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ सभी लोग नोर को गिलबर्ट के सबसे खतरनाक अटैक को डॉज करते हुए देखकर हैरान थे। ये उस बंदे ने कैसे किया? आज तक कोई भी कैप्टन के स्पेशल अटैक से नहीं बच पाया है। जिसके बाद हमें गिलबर्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। गिलबर्ट बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड था और उसे फाइट में बड़े से बड़ा फाइटर भी हरा नहीं पाता था। गिलबर्ट ट्रेनिंग करते हुए और भी ताकतवर बनता गया। वो अलग अलग टाउन में जाकर वहाँ के फाइटर से फाइट करता था। उसने रॉयल कैपिटल के सभी फाइटर को हरा दिया था। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब गिलबर्ट से लड़ने के लायक कोई भी नहीं बचा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी गिलबर्ट के पास आता है और उसे बताता है कि उनके राज्य और पड़ोसी राज्य में वॉर होने वाली है, इसलिए रॉयल कैपिटल में स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए, शायद तुम्हारे टक्कर का कोई वहाँ तुम्हें मिल जाए। जिसके बाद गिलबर्ट रॉयल कैपिटल आके यहाँ डीमन हंटिंग करने लगता है और फिर वो रॉयल कैपिटल के आर्मी को ज्वाइन करता है। आर्मी में उसके टक्कर का कोई नहीं था, इसलिए उसे रॉयल कैपिटल का कैप्टन बना दिया जाता है। गिलबर्ट बड़े से बड़े मोस्टर को काफी आसानी से मार देता था और अब वो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा बोर होने लगा था। तभी वहाँ पर सोर्ड स्कूल के मास्टर आते हैं जिन्हें की डिवाइन सोर्ड का टाइटल मिला है और गिलबर्ट को भी डिवाइन स्पीयर का टाइटल मिलने वाला था, पर गिलबर्ट को ये सभी चीजें फालतू लगती थी। सोर्ड मास्टर कहते हैं कि क्यों ना तुम इनस से फाइट करके देखो, जिस पर गिलबर्ट कहता है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, इनस किसी और तरह से स्ट्रॉन्ग है और अगर कॉम्बैट फाइट की जाए तो मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। काश आपकी तरह और भी लोग होते हैं तो मुझे फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आता और आप इन सभी चीजों से बोर नहीं हो जाते, दिन भर सोल्जर्स और एडवेंचरर को ट्रेनिंग देते देते। सोर्ड मास्टर कहते हैं कि ये मेरा काम है, रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, चाहे मैं कितना भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊं, मैं अकेले ही किसी भी वॉर को नहीं जितवा सकता, उसके लिए एक आर्मी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। खैर एक दिन कोई तो आएगा
जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। गिलबर्ट कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे ही टाइम पर आ जाए, नहीं तो मैं बोर होकर ऐसे ही मर जाऊंगा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। गिलबर्ट सोचता है, जब मुझे पता चला कि एक अकेले आदमी ने मिनाटोर को हरा दिया है, तब से मैं नोर से मिलना चाहता था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि नोर कितना ताकतवर है। पर जब मैं उससे मिला तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि नोर बहुत ही शांत किस्म का आदमी था और उसको किसी भी बड़े रिवॉर्ड का लालच भी नहीं था, और वो किंग से भी बहुत ही आराम से बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसने मिनाटोर को हराया होगा। लेकिन जब मैंने उससे फाइट की तब मेरा स्फेयर उसे एक बार भी टच नहीं कर पाया, और मेरा फाइनल अटैक जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज था, वो अगर किसी इंसान को टच हो जाए तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन नोर ने उसे भी डॉज कर लिया था, और ये पहली बार था जब मैं किसी इंसान से इतनी बुरी तरह से हारा हूँ, जबकि उसे पता था कि वो उसे हरा सकता है। लेकिन फिर भी उसने आगे लड़ने से मना कर दिया और उसने खुद ही हार मान ली। नोर के जाने के बाद गिलबर्ट नोटिस करता है कि वहाँ फ्लोर्स पर कुछ क्रैक्स आ गए थे। गिलबर्ट को नहीं पता था कि नोर ने ये कैसे किया, लेकिन नोर ने उसके फाइनल अटैक को डॉज कर दिया था, और अब जाके गिलबर्ट को अपनी टक्कर का कोई मिला है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश था। जब नोर अपने घर जा रहा होता है तब वो सोच रहा था कि वो अटैक कितना कमाल का था, क्योंकि उससे बचने के लिए उसे फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्टेप दोनों का यूज करना पड़ा था, और इसी वजह से वहाँ जमीन पर क्रैक्स आ गए थे। अगर नोर हटने में जरा से भी देरी करता तो उसका वहीं पर गेम बच जाता। इस फाइट से नोर को एक बात पता चल गई कि वो अभी भी काफी कमजोर है और उसे ताकतवर होने की जरूरत है। जिसके बाद अगले दिन नोर यहाँ के लोगों की फिर से मदद करने लगता है, और हम देखते हैं कि नोर किंग की दी हुई तलवार से नालियों को साफ कर रहा था, और इस तलवार से नालियां बहुत ही अच्छे साफ हो रही थी, जो देखकर नोर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद नोर सोचता है कि उसने आज का पूरा काम खत्म कर दिया है, और उस मॉन्स्टर की वजह से कंस्ट्रक्शन साइट भी बंद हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उसे दिन भर खाली बैठना पड़ेगा। क्यों न मैं इस तलवार की मदद से कोई नया काम शुरू करूं, जैसे कि वो इस तलवार को नाव की चप्पू की तरह यूज कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे नाव लेनी पड़ेगी। वो इस तलवार के ऊपर पिज्जा बना सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसे ओवन लेना होगा, या फिर वो इसके ऊपर खाना पका सकता है, लेकिन उसके पास बहुत ही कम फायर स्किल है। तभी लीन नोर को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लीन कहती है कि मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना है, और अगर नोर उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है तो वो उसके सारे कामों में मदद करेगी और उसके साथ रहकर कुछ न कुछ सीख लेगी। और वो वादा करती है कि वो कभी भी नोर को परेशान नहीं करेगी, पर नोर उसे अपना असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है। लीन कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ। नोर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता, और वैसे भी मैं अपने सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन लीन फिर भी नहीं मानती और वो उसे मनाने की कोशिश करती है, पर नोर हर बार उसे मना कर देता है। अब ये दिखाने के लिए कि लीन कितनी ज्यादा यूजफुल है, वो अपनी मैजिक स्टिक को निकालती है और अपनी पहली स्किल आइस डांस का यूज करती है, जिससे कि आसमान में कई सारी शार्प आइस स्टोन आ जाती हैं। जिसके बाद लीन हेल फायर का यूज करती है और उन सभी स्टोन को पिघला देती है, और फिर डिवाइन फ्लैश का यूज करके एक पेड़ के ऊपर बिजली गिरा देती है। ये सारे स्किल्स को देखकर नोर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लीन को अपना असिस्टेंट बनाने से मना कर देता है, क्योंकि लीन के सामने उसकी सभी स्किल्स कुछ भी नहीं थी और वो उसे क्या ही सिखाएगा। लेकिन फिर भी लीन बार बार जिद करने लगती है। नोर सोचता है कि उसे अपनी असलियत दिखा देनी चाहिए कि उसकी स्किल्स लीन के मुकाबले कितनी कमजोर है। नोर अब उसे अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लीन हैरान हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। घर जाते समय लीन सोचती है कि ट्रेनिंग स्कूल के मास्टर्स ने हम सभी स्टूडेंट को एक पावरलेस लड़के की कहानी सुनाई थी, जिसने 12 साल की उम्र में सभी ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर ली थी। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना बड़े से बड़े फाइटर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उस 12 साल के लड़के ने सभी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, जिसे हम सभी सिर्फ एक कहानी समझते थे, और मुझे भी ऐसा ही लगता था। पर जब मैं नोर से मिली तो सब कुछ बदल गया। मैजिक स्कूल के मास्टर ने लीन को एक दिन बताया था कि वो अपनी उंगली से एक फायर बॉल बना सकता है और उसके साइज को बड़ा भी कर सकता है, पर उसे बड़ा करने के लिए उन्हें काफी सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ी। लीन भी अपने फायर बॉल को बड़ा नहीं कर सकती, और इसीलिए वो नोर के फायर बॉल को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि ये मास्टर के फायर बॉल से भी बड़ा था, और नोर को लग रहा था कि उसकी फायर बॉल बहुत ही ज्यादा छोटी है, जो कि कॉमन होगी। पर लीन समझती है कि नोर उसे दिखाना चाहता था कि उसकी सभी स्किल्स ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और लीन की स्किल्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना पावरफुल होने के बाद भी नोर दिल से सबकी मदद करता है, और आगे चल के लीन को भी अपने किंगडम को संभालना है, इसलिए वो नोर की तरह बनना चाहती है। और वो फिर से नोर के पास जाती है और उससे कहती है, अब से आप मेरे मास्टर हो और मैं आपकी स्टूडेंट, और मैं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बना लेते। और इसके बाद हम रेन को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार पापा ने उस ब्लैक सोर्ड को नोर को एक मामूली सी तलवार कहकर क्यों दे दिया, जबकि वो तलवार हमें एक टॉप लेवल के डंजन में मिली थी, और वो तलवार एक अननोन मेटल से बनी है, जो कि ओरिकेल्कम और माना मटेरियल से भी ज्यादा खतरनाक है।
जिस पर ना तो कोई टेक्निक और ना ही किसी स्किल का इफेक्ट पड़ता है, और उस ब्लैक सोर्ड को अनब्रेकेबल सोर्ड भी माना जाता है, जिसकी कीमत किसी भी वेपन से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसे इतनी आसानी से दे देना, क्या ये सही है? नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। पापा ने सब कुछ सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि उसने एक मिनाटोर को हराया था। शायद फ्यूचर में वो हमारे कुछ काम आ जाए, इसलिए पापा उसको अभी से अपनी तरफ करना चाहते हैं। जिसके बाद शिन शिफ्ट होता है और हम नोर को देखते हैं, जो कि लिन से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो जानबूझ के ऐसे काम कर रहा होता है जिससे लिन बोर होकर उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन लिन उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और तभी नोर को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं गिल्ड मास्टर के पास जाके उनसे कुछ काम ले लूं, और जब लिन को पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूँ तो वो मुझे अपने आप छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद नोर लिन को लेकर गिल्ड मास्टर के पास चला जाता है। नोर गिल्ड मास्टर से कहता है कि क्या कोई ऐसा काम है जिसे मैं और लिन कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर लिन को देखकर सोचता है, लिन तो एक बी रैंक की एडवेंचरर है और ये एक प्रिंसेस भी है, मैं इससे कोई भी मुश्किल काम नहीं दे सकता, और अच्छा यही होगा कि मैं इसे कोई आसान सा टास्क दे दूं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें गोबलिन मारने का काम देता है, जिसे सुनकर नोर सोचता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो यहाँ पर कोई बेकार सा काम करने आया था, अगर ये दिन भर मेरे साथ रहेगी तो मैं इससे पीछे कैसे छुड़ाऊंगा। जिसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें एक मैप दिखाते हैं और कहते हैं, नोर थोड़ा ध्यान से काम करना, चाहे ये लो रैंक का मिशन हो लेकिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। और वो उन्हें मैप के ऊपर एक लोकेशन दिखाते हैं और कहते हैं, यहाँ जाने के बाद तुम जितने भी गोबलिन्स को मारोगे तुम्हें उन सभी गोबलिन्स के कान लाने होंगे, और तब मैं उसके हिसाब से तुम्हें पैसे दूंगा, अगर तुम एक भी कान नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। और इसके बाद नोर और लिन सिटी के बाहर चले जाते हैं, और नोर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया है वो सिटी के बाहर कभी भी नहीं गया था। नोर जंगल में जाते हुए लिन से पूछता है कि लिन गोबलिन्स कैसे दिखते हैं। लिन कहती है कि गोबलिन्स नॉर्मली फ्रूट्स और छोटे एनिमल्स को खाते हैं, पर जब उन्हें कोई इंसान दिखाई देता है तब वो गुस्से में आकर उनका शिकार करते हैं। अगर गोबलिन्स के ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं, और जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो ये सभी गोबलिन सिटी में आने लगते हैं। और इसी वजह से हम एडवेंचरर्स को टाइम टू टाइम गोबलिन्स को मारने के लिए भेजा जाता है ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। नोर सोचता है कि लिन स्किल्ड होने के साथ साथ उसके पास बहुत ही नॉलेज भी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इसका मास्टर तो बन गया हूँ पर मैं इसे क्या सिखाऊं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में और भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर लिन अपने सर्च स्किल का यूज करती है और अपने आसपास के गोबलिन्स को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी लिन को राइट साइड से कुछ सुनाई देता है और वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। लिन सोचती है कि मैंने अभी तो यहाँ पर कुछ तो देखा था लेकिन अब वो कहाँ गया, शायद ही तुम्हारा वहम होगा। जिसके बाद वो दोनों और आगे जाने लगते हैं, पर तभी नोर देखता है कि एक अजीब सी चीज एक गोबलिन को खा रही है। और तभी लिन अपने मैजिक का यूज करती है और उनके सामने धीरे धीरे एक बड़ा सा गोबलिन विजिबल होने लगता है। क्या ये गोबलिन है? मैं तो सोच रहा था गोबलिन बहुत ही लो रैंक के होते हैं, क्या सच में इन्हें वीकेस्ट मॉन्स्टर कहा जाता है? और वो गोबलिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या एडवेंचरर्स इसे कमजोर मॉन्स्टर कहते हैं? इसे देखकर तो लिन भी डरी हुई है, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, चाहे ये कितनी भी ताकतवर हो, पर इसका एक्सपीरियंस तो जीरो ही है। और हम लिन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये तो एक गोबलिन एम्परर है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन्हें फॉरबिडन मैजिक का यूज करके क्रिएट किया जाता है। ये अपने साथियों को खाकर अपने माना लेवल को बढ़ाते हैं। नोर कहता है कि डरो मत लिन, ये एक मामूली सा गोबलिन है, हम इसे हैंडल कर लेंगे। ये सुनने के बाद लिन सोचती है कि मास्टर को इसके बारे में पहले से ही पता था और मास्टर इसे हराना चाहते थे, इसलिए वो मुझे यहाँ पर लेकर आए। अब इसे कौन बताए कि मास्टर की पहले से फटी पड़ी है और ये सोच रही है कि मास्टर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गोबलिन एम्परर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। नोर अपनी पैरी की स्किल से उसके सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट करता है और लिन अपने विंड और आइस मैजिक का यूज करके उस गोबलिन एम्परर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उस गोबलिन को कुछ भी नहीं होता। गोबलिन एम्परर एक बड़े से पेड़ को उखाड़कर लिन की तरफ फेंकता है, लेकिन नोर जल्दी से आकर उसे बचा लेता है और वो गोबलिन नोर के ऊपर एक के बाद एक पेड़ को फेंकने लगता है। नोर उसके सभी अटैक्स को एक ही बार में उसकी तरफ पैरी कर देता है, जिससे गोबलिन एम्परर को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन उसके सर पे लगी माना स्टोन से वो अपने आप को जल्दी से हील कर लेता है। और ये सब कुछ लिन देख लेती है। तब लिन नोर को उसके माना स्टोन पर अटैक करने के लिए कहती है। नोर कहता है कि अगर तुम अपने मैजिक से इसका कुछ भी नहीं कर पा रही हो तो आखिरकार मैं क्या ही कर लूंगा। और तभी नोर को एक आइडिया आता है और वो लिन को अपने विंड मैजिक से अपने पीठ के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद नोर अपने पीठ पर अपनी तलवार को रख लेता है। जिसके बाद लिन अपने विंड मैजिक का यूज करती है, जिससे नोर बहुत ही तेजी से गोबलिन एम्परर की तरफ जाने लगता है। गोबलिन एम्परर नोर को रोकने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ को फेंकने लगता है, पर नोर अपने एडवांस फेदर स्टेप स्किल का यूज करके उसके सभी अटैक से बच जाता है और जाकर गोबलिन एम्परर के माना स्टोन पर अपनी तलवार को देकर मारता है, जिससे वो माना स्टोन गोबलिन एम्परर के सर से निकल जाता है। वो माना
माना स्टोन निकलने के बाद गोब्लिन एम्परर एकदम से पागल हो जाता है, जिसके बाद नोर लिन को उसे खत्म करने के लिए कहता है। इसके बाद लिन अपने हेल फायर का यूज करती है और उसे एक ही अटैक में मार देती है। नोर सोचता है कि एक लो रैंक की गोब्लिन को हराने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, और अगर यहाँ पर लिन नहीं होती तो मैं इसे कभी भी हरा नहीं पाता। अगली बार हंटिंग पे जाने से पहले मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा, नहीं तो लिन को तो छोड़ो मैं खुद को भी नहीं बचा पाऊंगा। अभी के लिए अच्छा यही होगा कि मैं गोब्लिन हंटिंग को छोड़ दूं और खुद को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करूं। और इसके बाद हम रेन को देखते हैं, जिसे यहाँ पर ये खबर मिल गई थी कि नोर और लिन ने मिलकर एक गोब्लिन एम्परर को हराया है। ये स्टोन इतना प्योर है कि इसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो गोब्लिन एम्परर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और तब एक स्पाई कहता है कि ये गोब्लिन एम्परर एक गोब्लिन किंग से भी ज्यादा खतरनाक था, और मुझे लगता है कि ये पक्का मैजिक एम्पायर ने किया होगा, क्योंकि ऐसे माना स्टोन हमारे किंगडम में नहीं पाए जाते हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है। पर तुम ये बताओ कि लिन अब कैसी है? प्रिंसेस को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ही ठीक है, बस उन्हें थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं। ये गोब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसे उन दोनों ने अकेले ही हरा दिया। ये तो सच में बहुत ही कमाल की बात है। और इसके बाद एक स्पाई रेन को एक रिपोर्ट देता है, जिसमें पिछले 3 महीने में जितने भी हुए गोब्लिन केसेस हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और इसके बाद शिन शिफ्ट हो जाता है और हम नोर को देखते हैं, जो कि गिल्ड मास्टर के पास आया था। नोर तुम आ गए, मैंने तो कभी नहीं सोचा था तुम एक मिशन पर जाओगे और ऊपर से तुम एक गोब्लिन को हराओगे, पर तुमने ये कर दिया। हाँ वो गोब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और अगर लिन वहाँ पर नहीं होती तो मैं उस गोब्लिन को कभी भी हरा नहीं पाता। ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे वो चीज बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसके सर पे लगा हुआ स्टोन उसकी कमजोरी हो सकती है, पर लिन ने उसे देखा और मुझे बताया, तो फिर मैंने उसके ऊपर अटैक किया और इसके बाद लिन ने सब कुछ हैंडल कर लिया। है कैसा स्टोन? क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने सच में गोब्लिन से फाइट की है? नोर कहता है कि हाँ वो एक गोब्लिन ही था, लेकिन नोर इस बात से अनजान है कि इसने एक गोब्लिन एम्परर को हराया है। उसे लग रहा है कि उसने एक मामूली से गोब्लिन को हराया है। लिन सोचती है कि मास्टर एक गोब्लिन एम्परर को भी एक नॉर्मल सा गोब्लिन ही कह रहे हैं, शायद वो एम्परर उनके लिए एक मामूली से गोब्लिन के बराबर होगा, इसलिए वो भी गिल्ड मास्टर को हाँ कह देती है। हाँ हो सकता है वो कोई यूनिक स्पीसीज की गोब्लिन हो। और इसके बाद मास्टर उनसे उस गोब्लिन का कान मांगते हैं, लेकिन नोर और लिन को याद आता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं, जब वो रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके दुश्मन पहले ही किंगडम में घुस चुके हैं और इस गोब्लिन एम्परर की तरह और भी मॉन्स्टर किंगडम में छुपे हुए हैं। रेन सभी सोल्जर्स को अलग अलग जगह पर जाकर उन मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। रेन को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसका दुश्मन किंगडम डंजन के ट्रेजर को पाने के लिए इतना पागल हो गया है कि अब वो मासूम लोगों को भी मारने के लिए तैयार है और वो किसी भी वक्त उनके किंगडम पर अटैक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ने नोर और लिन को बिना किसी सबूत के हंटिंग के पैसे दे दिए थे, क्योंकि मास्टर को नोर के ऊपर पूरा भरोसा था। इसके बाद नोर और लिन अपनी पहली हंटिंग की खुशी में वो दोनों जाकर पार्टी करते हैं और नोर सोच रहा होता है कि कब मेरा पीछा इससे छूटेगा। और इसके बाद लिन कहती है कि अब मुझे घर जाना होगा, मैं कल फिर से वापस आ जाऊंगी। लेकिन तभी रेन उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। रेन नोर से कहता है कि मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ, तुम्हें कल ही लिन के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की सिटी में जाना होगा, तुम्हें एक घोड़ा गाड़ी दी जाएगी और तुम्हारे साथ इनस भी होगी और मैं तुम्हें इस काम के बदले पैसे भी दूंगा, लेकिन मैं अभी इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। इस समय सिर्फ तुम ही हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और नोर इस मिशन के लिए मान जाता है। दूसरे दिन नोर लिन और इनस के साथ माउंटेन डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल पड़ता है। असल में नोर ने इस मिशन के लिए हाँ इसलिए बोला था क्योंकि वो आज तक कभी भी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठा था और वो कैपिटल के बाहर भी घूमना चाहता था और ऐसा मौका वो जाने नहीं दे सकता था, और इसलिए नोर ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया था। नोर लिन को बाहर का व्यू देखने के लिए कहता है, देखो लिन हम कितनी अच्छी दुनिया में रहते हैं, यहाँ का व्यू किसी पैराडाइज से कम नहीं है। पर लिन को छोरी सोच रही होती है। हमें पता चलता है कि रेन ने नोर और लिन को एक किंगडम से दूसरे किंगडम जाने को कहा था, जहाँ उन्हें बीच में एक जगह पर रुकना होगा और अगर वहाँ सब कुछ ठीक होता है तो वो अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लिन यहाँ ये सब सोचकर डर रही होती है कि रास्ते में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इनस कहती है कि प्रिंसेस लिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। और रेन ने इनस को एक अलग ऑर्डर दिया था। रेन ने बताया था कि जल्द ही हमारे किंगडम पर अटैक होने वाला है, तो तुम्हारा काम ये होगा कि तुम नोर और लिन को लेकर एक दूसरे किंगडम में भाग जाओ। इनस कहती है कि क्या ये बात प्रिंसेस लिन को पता है? तब रेन कहता है कि नहीं, किसी भी कीमत पर लिन को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उसे ये पता चल गया तो वो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। इनस भी एक वॉरियर है और वो भी अपने किंगडम के लिए फाइट करना चाहती थी, पर रेन कहता है कि तुम एक शील्ड हो और तुम्हारा सबसे पहला काम प्रिंसेस लिन को प्रोटेक्ट करना है, तो तुम्हें प्रिंसेस लिन को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी इनस नोर से कहती है कि सॉरी, हमारी वजह से तुम इन सभी चीजों में फंस गए। अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ और वैसे भी ये तो सिर्फ एक सिंपल से ट्रिप है। पर आखिरकार तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं बस किसी चीज को लेकर थोड़ी बहुत परेशान हूँ और वैसे भी तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है,
तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब नोर कहता है कि मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है और वैसे भी मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से भाग भी सकता हूँ। ईनस कहती है उसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है। नोर कहता है क्या क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारे पास एक शील्ड है? पर मुझे तो तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं दिख रहा। और ईनस एक स्पेल को कास्ट करती है और उसके सामने एक शील्ड अपीयर हो जाती है जिसे देखकर हमारा भाई नोर तो चौंक जाता है। ईनस कहती है कि जब तुम्हें लगे कि कहीं पर खतरा है तो तुम इस शील्ड के पीछे छुप सकते हो। कोई भी वेपन या मैजिक इस शील्ड के आर पार नहीं जा सकता। नोर सोचता है कि जब मैंने गिलबर्ट से फाइट किया था तभी मुझे पता चल गया था कि वो एक ड्रैगन के जितना ताकतवर है, पर मुझे ये पता नहीं था कि ईनस भी उसकी जितनी ताकतवर होगी। और मेरी तो एक गोब्लिन को मारने में ही हालत खराब हो गई थी। और वो ईनस की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कई सारी कमाल की स्किल्स हैं। और इसके बाद हम ईनस की बैक स्टोरी देखते हैं। जब ईनस एक छोटी सी बच्ची थी और वो एक ऑर्फनेज में रहा करती थी तब उसे उसके पावर्स के बारे में पता चला था और तब उसने गलती से एक लड़की को चोट पहुंचा दी थी जिससे ईनस अपनी पावर से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और जब ये बात सभी मास्टर्स को पता चलती है वो पहले ईनस को शांत कराते हैं और बोलते हैं कि ये तो गॉड की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है और ये बहुत ही कम लोगों की किस्मत में होता है। तुम चाहो तो इससे एक तलवार बना सकती हो जो कि किसी भी चीज को काट सकती है या फिर एक पावरफुल शील्ड बना सकती हो जो कि किसी भी अटैक और मैजिक को रोक सकती है। और अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगी तो तुम अकेले ही एक पूरे किंगडम को खत्म कर सकती हो। जिसके बाद शील्ड शेवरॉन डेंडाल ईनस को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे ट्रेन करने लगते हैं और बाकी के मास्टर भी ईनस को उसकी पावर कंट्रोल करना सिखाते हैं। लेकिन ईनस को हमेशा से डर था कि वो अपनी पावर से किसी को चोट ना पहुंचा दे, इसीलिए ईनस ने सबको अपने से दूर कर लिया और वो बिल्कुल अकेले रहने लगी। ईनस का सोचना तो यही था कि वो बिल्कुल अकेले रह गई है, लेकिन जब वो नोर से मिली तो वो बहुत ही हैरान रह गई क्योंकि उसने नोर के बारे में पहले भी सुना था क्योंकि उसके फादर नोर की हमेशा तारीफ किया करते थे। नोर एक ऐसा पर्सन था जिसे मेरे फादर बहुत ही ज्यादा मानते थे, इसीलिए ईनस को नोर से बहुत ही ज्यादा जलन होती थी, जबकि ईनस ने नोर को कभी देखा भी नहीं था। और अब जब नोर उसके सामने आया है तो उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन ईनस सोचती है कि ये सब छोड़ो, मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। यहाँ नोर को जाते समय खेत में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर एक इनविजिबल मॉन्स्टर है। तभी लीन अपने अनकवर मैजिक का यूज करती है और वहाँ पर अचानक से एक मॉन्स्टर सामने आ जाता है जो कि एक मेंढक की तरह दिख रहा था और हम देखते हैं कि उसके साथ एक लड़का भी होता है। वहीं दूसरी तरफ किंगडम पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और रेन सभी सोल्जर्स को मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के लिए भेज देता है और सभी सिटीजन्स को सेफ जोन में ले जाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि उन सभी मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए सभी 6 सेवरेंस बैटलफील्ड में आ जाते हैं और एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। लेकिन इसकी वजह से कई सारे लोग इंजर्ड भी हो चुके थे और हम देखते हैं कि उसके साथ एक लड़का भी होता है और इस लड़के का नाम रोलो है। ये उस मॉन्स्टर को लेकर कहीं जा रहा था और कहता है कि मुझे उन्हें मारना ही होगा। लेकिन अचानक ही लिन के अनकवर मैजिक से इसकी इनविजिबल शील्ड टूट जाती है जिसके बाद उस मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो रोलो के ऊपर ही अटैक कर देता है। ईनस कहती है कि ये तो ब्लैक डेथ ड्रैगन है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आया? और वो मॉन्स्टर रोलो को जान से मारने ही वाला था, लेकिन नोर बिना कुछ सोचे समझे रोलो को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के अटैक को पैरी कर देता है। वो मॉन्स्टर अब बार बार नोर के ऊपर अटैक करता है लेकिन नोर उसके सभी अटैक को पैरी कर रहा होता है। ईनस लिन को बताती है कि वो कोई आम लड़का नहीं है जो खेतों में घूम रहा था, बल्कि वो उस मॉन्स्टर के साथ है, यानी कि वो लड़का एक डेमी ह्यूमन है। तभी लिन को रेन की बात याद आती है। रेन ने बताया था कि डेमी ह्यूमन दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो किसी भी मॉन्स्टर के साथ मेंटल बॉन्ड बना सकते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करके उससे अपने इशारों पर नचाते हैं। डीमंस हमेशा से ही इंसानों के दुश्मन रहे हैं। करीब 200 साल पहले डीमंस ने मिथरा किंगडम को लगभग खत्म ही कर दिया था। उसके बाद से इंसानों ने डीमंस का शिकार करना शुरू कर दिया और इंसानों को लगता था कि डेमी ह्यूमंस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ डेमी ह्यूमंस जिंदा हैं और इनके अंदर इंसानों के लिए बहुत ही नफरत होती है। और इधर ईनस बताती है कि ये मॉन्स्टर अकेले रहना पसंद करता है और इंसानी इलाकों में तो कभी नहीं जाते हैं, यानी कि वो लड़का जो कि एक डेमी ह्यूमन है वही इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करके यहाँ पर लाया है। और तुम्हारे अनकवर मैजिक से उस लड़के को शौक लगा होगा जिससे उसका उस मॉन्स्टर से मेंटल बॉन्ड टूट गया और इसीलिए उस मॉन्स्टर ने उस लड़की के ऊपर ही अटैक कर दिया। ईनस को यकीन नहीं होता कि नोर एक डीमन की जान बचाने के लिए कूद पड़ा। वहीं नोर इस बड़े से ड्रैगन को एक मेंढक समझ रहा था। वो सोचता है कि ये मेंढक ज्यादा पावरफुल नहीं है और काफी स्लो मूव करता है। वो गोब्लिन तो इससे ज्यादा खतरनाक था और ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो ड्रैगन अपना मुंह फैलाकर नोर के ऊपर अपने डेडली पॉइजन से अटैक कर देता है। नोर सोचता है अगर मैं यहाँ से हटा तो ये बच्चा खतरे में आ जाएगा, इसीलिए वो अपनी तलवार से उस ड्रैगन के अटैक को काट देता है। लेकिन हम देखते हैं कि नोर इंजर्ड हो चुका था और वो सोचता है कि आखिर ये है क्या ये किसी तरह का पॉइजन है? मेरा सर बहुत ही ज्यादा घूम रहा है और ऊपर से मैं अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ईनस मुझे ये बताना चाहती थी कि ये कोई नॉर्मल फ्रॉग नहीं बल्कि एक पॉइजनस फ्रॉग है? और इतना सोचते सोचते नोर अपने घुटने पर आ जाता है। ईनस कहती है ये मॉन्स्टर हर जगह डेथ लेकर आता है, इसलिए इसे ब्लैक डेथ ड्रैगन कहा जाता है। लीन नोर की मदद
करने जाने लगती है, पर इनस उसे रोक लेती है। सॉरी प्रिंसेस लीन, मुझे आपको प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए मैं आपको वहाँ पर जाने नहीं दे सकती। जिसके बाद इनस लीन के आसपास एक बड़ी सी शील्ड बना देती है, जिससे उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी ब्रेथ लीन के पास ना आ सके, क्योंकि उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी भी ब्रेथ किसी की भी जान ले सकती है। और वैसे भी नोर अब नहीं बचने वाला। अगर यहाँ सेवरन हीलर सैन भी होते हैं तो वो भी नोर को नहीं बचा पाते हैं। जिसके बाद वापस से वो मॉन्स्टर अपने ब्लैक ब्रेथ को इधर उधर फेंकने लगता है। तब इनस अपनी शील्ड को और भी ज्यादा बड़ा कर देती है और फिर लीन अपने मैजिक से एयर को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है, पर उसके मैजिक से कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर सभी लिविंग थिंग बनना स्टार्ट कर देती है। इनस मन में नोर से माफी मांगती है कि वो उसे बचा नहीं पाई, पर तभी इनके पास उस मॉन्स्टर का एक नाखून उड़ता हुआ आता है और वो देखते हैं कि नोर अभी भी जिंदा है और वो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। नोर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो रोलो को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। जिसे देखकर इना सब समझ जाती है कि इसके फादर क्यों नोर कितनी ज्यादा तारीफ करते थे। जिसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से नोर के ऊपर अपने पॉइजन ब्रेथ से अटैक करता है, जिससे नोर इस बार नहीं सह पाता और वो वहीं पर गिर जाता है। और अब हम रोलो की बैक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ उसे और उसकी तरह और भी बच्चों को जेल में रखा गया था। रोलो हमें बताता है कि सभी हमें कर्स्ड चाइल्ड कहते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की पावर है। बहुत टाइम पहले हम अपनी पावर को बस एनिमल पे यूज करते थे, पर फिर किसी ने मॉन्स्टर पे इस पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से लड़ाई हुई और बहुत सारे लोग मारे गए। तब से ये दुनिया हमसे नफरत करती है और हमें इस तरह गुलामों की तरह रखा जाता है। वो रोज हमें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और हम इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। एक बार जब मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया और उसके बाद उन्होंने मुझे ना जाने कितने दिनों तक खाना पानी भी नहीं दिया। पता नहीं पर मैं कैसे उन सभी की माइंड को रीड कर सकता था जिन्हें मैं देखता था। और मैंने हमेशा यही सुना कि वो लोग हमसे नफरत करते हैं। जब लोगों को पता चला कि मैं उनके माइंड को रीड कर सकता हूँ, तब वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने कभी भी उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। और फिर एक दिन रोलो को कहा जाता है कि वो अपनी पावर का यूज करके इन मॉन्स्टर को कंट्रोल करे और आने वाली वॉर में वो उनका साथ दे। और अगर रोलो ऐसा करता है तो उसको कभी भी पीटा नहीं जाएगा और उसके सभी दोस्तों को उनके मन पसंद का खाना दिया जाएगा। लेकिन अगर रोलो मना करता है तो उसे रोज डबल पनिशमेंट मिलेगी। रोलो सोचता है कि उसके सर के ऊपर लगे हुए मैजिकल टूल की वजह से मैं उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा हूँ, पर जो ये कहता है ये उसे जरूर करता है, तो इसलिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। जिसके बाद रोलो उस ड्रैगन को लेकर कैपिटल की तरफ जाने लगता है। वो जल्दी से सब कुछ खत्म करके अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था, लेकिन तभी लीन ने उसके इनविजिबल शील्ड को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो ड्रैगन अपने होश में आ जाता है और तभी उसने रोलो के ऊपर अटैक कर दिया था। रोलो सोचता है तो इसका मतलब क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगा? अब मेरे दोस्त मेरी वजह से बहुत कुछ सहेंगे, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्तों। और लगता है कि अब मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। मैं आज तक किसी के भी काम नहीं आ पाया, पर मुझे खुशी है कि मैं किसी के लिए कुछ करते हुए मर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मैं अगली जिंदगी में इतनी बुरी हालत से ना गुजरूं और मैं अगले जन्म में किसी के काम आ सकूं और एक बार में अच्छे सा खाना खा सकूं। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन तभी नोर वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और नोर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। रोलो सोचता है कि अरे ये तो एक इंसान है ना, तो आखिरकार ये मुझे क्यों बचा रहा है? और तभी वो मॉन्स्टर नोर के ऊपर पॉइजन ब्रेथ से अटैक कर देता है, पर नोर रोलो को बचाने के लिए अपने आप को छोड़कर उसके ऊपर लो हील का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की पॉइजन से रोलो को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन नोर इससे थोड़ा कमजोर हो गया था और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हम नोर के पास्ट को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि नोर रात के खाने के लिए सब्जी लेने जंगल में चला गया था, लेकिन वो गलती से एक पॉइजनस सब्जी को उठा लाता है, जिससे खाकर उसके शरीर में पॉइजन फैलने लगता है और वो मरने लगता है। नोर खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर लो हील का यूज करता है और वो किसी तरह सुबह तक जिंदा बच जाता है। फिर नोर किताब में देखता है कि उस सब्जी को ड्रैगन सिरोन कहा जाता है और उसकी मदर हमेशा ये सब्जी उसे खाने से मना किया करती थी। अब हम देखते हैं कि इतनी बुरी हालत होने के बाद भी नोर फिर भी ट्रेनिंग करने चला जाता है और जैसे ही उसे खून की उल्टी होती है वैसे ही वो लो हील का यूज करके अपने आप को ठीक कर लेता है और फिर वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है, पर उसे भूख लग जाती है, इसीलिए वो फिर से जंगल में खाना ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे एक सांप काट लेता है। नोर उस सांप को तो मार देता है, पर वो खुद भी वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब थोड़ी देर के बाद नोर को होश आता है तब वो सांप को लेकर अपने घर चला जाता है और उसके ऊपर मिर्च मसाला लगाकर उसे ही खा जाता है। नोर को सांप का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो सोचता है कि जहरीली चीजें इतनी ज्यादा टेस्टी होती है। अगले दिन वो फिर से जंगल में जाता है, जहाँ पर वो एक सांप को पकड़कर उससे बाइट करवाता है और उसे पता चलता है कि उसके ऊपर पॉइजन का बहुत ही धीरे धीरे असर हो रहा है। अब नोर सोचता है कि इससे शायद उसको कोई नई स्किल मिल सकती है, इसलिए वो और भी तरह तरह की पॉइजनस चीजें खाने लगता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कोई भी स्किल नहीं मिलती और अब उसकी बॉडी में जहर का बिल्कुल भी असर नहीं होता था और इसी वजह से प्रेजेंट में नोर के ऊपर उस ड्रैगन का इतने खतरनाक जहर का असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद अब नोर मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब मॉन्स्टर भी नोर के ऊपर अटैक करता है, पर नोर उसके सभी अटैक को इजीली पैरी कर देता है और अपने एक ही अटैक
से मॉन्स्टर के सारे दांतों को तोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सबसे पावरफुल पॉइजनस अटैक के लिए प्रिपेयर होने लगता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर नोर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही नोर अपनी तलवार को उसके मुंह पर देकर मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपने पॉइजनस ब्रेथ को बाहर नहीं निकाल पाता और उसका मुंह वहीं पर फट जाता है और उस मॉन्स्टर की वहीं पर डेथ हो जाती है। नोर सोचता है, क्या सिटी के बाहर के मॉन्स्टर सच में इतने खतरनाक होते हैं? और ये मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज्यादा पॉइजनस भी था। इसका मतलब ये पक्का बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होगा। जिसके बाद नोर रोलो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो बच्चे? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे देखकर लग नहीं रहा कि ये ठीक होगा। मैं बाद में लीन को इसे चेक करने के लिए बोलूंगा। जिसके बाद नोर रोलो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? नहीं, मैं अकेला नहीं था, वो फ्रॉग भी मेरे साथ था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे सिटी तक पहुँचा कर रहूंगा। ये सुनने के बाद नोर सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर को सिटी में लेकर जा रहा था तो इसका मतलब पक्का सिटी वाले से पकाने वाले थे। इसका तो यही मतलब हो सकता है। और अगर वैसे भी इतने बड़े मीट को फ्रेश रखना है तो उसे जिंदा लेकर जाना ही सबसे सही तरीका है। और इसने अपने ऊपर इनविजिबल शील्ड इसलिए लगाई होगी ताकि कोई इसका मीट चोरी ना कर ले। क्या दिमाग लगा रहा है ये बंदा। शायद ये बच्चा अपने फार्म पर ऐसी जहरीली फ्रॉग को पालता होगा और बाद में सभी को बेचता होगा, पर मैंने तो इसकी एक डिलीवरी खराब कर दी। जिसके बाद नोर रोलो से माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना बच्चे, मैंने तुम्हारी इतनी इम्पोर्टेंट डिलीवरी को खराब कर दिया। मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं है, तो प्लीज मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम दे दो। रोलो कहता है उसे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्या सच में तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैंने तुम्हारे एक फ्रॉग को मार दिया। रोलो कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो ये सब तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने बड़े फ्रॉग को यहाँ पर लाए कैसे? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुमने इसे यहाँ तक खींच कर लाया होगा। रोलो कहता है असल में मैं एक डीमन फ्रॉग हूँ और मैं मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्किल है। ये कोई भी स्किल नहीं है, मैं इसी पावर के साथ पैदा हुआ था। फिर तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये पावर तुम्हें गॉड ने दी है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक डीमन फोक हूँ और हम सभी डीमन फोक के पास एक ही तरह की पावर होती है। नोर कहता है इसका मतलब जो डीमन फोक होता है उसके पास तुम्हारी तरह सेम पावर होती है। काश मुझे भी ऐसी कोई पावर मिल जाती तो मैं एनिमल्स को कंट्रोल करता और उनकी मदद से अपने सारे काम को आसानी से कर पाता। और सबसे जरूरी बात, रात का मुझे डर नहीं होता कि जंगली भेड़िए मुझ पर अटैक कर देंगे। ये पावर तो सच में कमाल की है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं एक डीमन जाति का हूँ और क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हो रही? नोर कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों ही लगेगा। ऐसे कई लोग हैं जो कि हमारे पावर से डरते हैं और हमेशा से हमसे नफरत करते हैं। तुम सही कह रहे हो, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, पर तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो लोग कुछ भी कहें। पर हाँ, तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर मुझे ये ताकत मिली होती तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता और सबकी मदद भी करता। ये सुनकर रोलो रोने लगता है कि किसी ने उसे पहली बार यूजफुल कहा है। क्या सच में मैं लोगों के काम आ सकता हूँ? नोर रोलो के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुम चाहो तो सभी लोगों की मदद कर सकते हो। इसके बाद लीन और इनस वहाँ पर आ जाती हैं। लीन कहती है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? हमें आपको अभी हील करना होगा। अरे नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मेरी बॉडी के ऊपर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता। लीन सोचती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, उस मॉन्स्टर का पॉइजन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि मेरे मैजिक से भी हट नहीं रहा था और अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी आ जाता तो उसे पक्का कोई भी बचा नहीं पाता। लीन को याद आता है कि एक बार मास्टर सेन ने उसे एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताया था जिससे वो किसी भी चोट को खुद ही हील कर सकते थे। मास्टर सेन को वो टेक्निक सीखने में 40 साल लग गए थे, पर क्या नोर सेंसे ने इसे इतनी कम एज में सीख लिया? नोर कहता है कि लीन इस बच्चे को चेक करना, ऐसे कहीं चोट तो नहीं लगी? रोलो कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब लीन रोलो को देखती है और सोचती है कि इसकी हालत तो ठीक नहीं है और क्या तुम एक डीमन फोक हो? तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सच में बहुत कुछ जानती हो। अगर ये एक डीमन फोक है तो अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? हमें इसे यहीं पर छोड़ना होगा? नहीं, हमें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल अकेला है। और ये सुनकर लीन और इनस हैरान हो जाती हैं और लीन सोचती है कि बहुत सारे किंगडम में डीमन फोक को देखते ही मार दिया जाता है। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं? सेंसे, ये एक डीमन फोक है और ऊपर से एक मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर घूम रहा था। नोर कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, देखो उस मॉन्स्टर की वजह से इस जगह का क्या हाल हो गया और ऊपर से एक डीमन फ्रॉग को सिटी में डिलीवर करने जा रहा था जिसे कि मैंने मार दिया। ये सुनकर लीन शॉक हो जाती है। क्या तुम इतने बड़े मॉन्स्टर को सिटी में ले जा रहे थे? क्या तुम्हें उससे डर नहीं लग रहा था? नोर कहता है कि अच्छा रोलो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये काम किसने दिया था? रोलो कहता है कि मुझे नहीं पता, हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता। इनस, जो कि इतनी देर से रोलो की बातों को सुन रही थी, वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ और वैसे भी हमें इसी तरह से बड़ा किया जाता है। इनस उसे देखती है और सोचती है जिस तरह से ये लड़का डरा हुआ है उससे लग रहा है कि ये पक्का एक स्लेव है। हमारे किंगडम में गुलामों को रखना बैन है, पर बहुत सारे किंगडम में से नहीं माना जाता। इस लड़के को पक्का इसी काम के लिए जिंदा रखा गया होगा। जिसके बाद लीन पूछती है क्या तुम्हारे पास यहाँ से वापस जाने की कोई जगह है या फिर कोई तुम्हारा घर है? मुझे
नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ पर हूँ। नोर कहता है कि तब तो हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। लीन को उसके फादर की एक बात याद आती है जो कि उसके फादर हमेशा कहा करते थे कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करना जब तक तुम उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेती। रोलो को देखने के बाद लीन को उसके अंदर एक डरा हुआ बच्चा नजर आता है, ना कि कोई एक खतरनाक डीमन। अब लीन भी रोलो को अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाती है। लीन इनस से कहती है कि इनस क्या हम रोलो को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इनस मना कर देती है और बताती है कि डीमन फोक को मिथरा किंगडम में बैन किया गया है, तो इसलिए इसे हमारे साथ लेकर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लीन सोचती है मैं जानती हूँ अगर हम इसे मिथरा किंगडम लेकर गए तो वो हमें अपना दुश्मन समझेंगे और हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, पर मैं इसे भी यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। और ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि रोलो के साथ क्या किया जाए, और तभी उनके पीछे एक आदमी आ जाता है। रोलो तुमने डिलीवरी खराब कर दी और अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। नोर कहता है कि वो डिलीवरी मेरे वजह से खराब हुई है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। वैसे तुम हो कौन? क्या तुमने ही रोलो को सिटी में फ्रॉग डिलीवर करने के लिए कहा था? वो आदमी बोलता है कि मुझे डिलीवरी से कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तो इस बच्चे को मारने का मिशन मिला है और इस बंदे का नाम जाडू है। जिसके बाद जाडू अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और रोलो के पीछे आकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर नोर उसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोक देता है और इनस लीन को लेकर पीछे हो जाती है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जाडू बोलता है कि मुझे मिशन मिला है जिसे मैं पूरा किए बिना नहीं जा सकता। जिसके बाद जाडू रोलो के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर नोर उसके अटैक को पैरी कर देता है जिससे जाडू की तलवार टूट जाती है। वहीं लीन सोच रही होती है कि ये दोनों कितनी ज्यादा स्पीड से फाइट कर रहे हैं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब इसके बाद जाडू अपनी दूसरी ब्लेड को निकालता है और नोर के ऊपर अटैक कर देता है। तब नोर जाडू के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जाडू बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें ही रास्ते से हटाना होगा। और इतना बोलते ही वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से नोर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे नोर पैरी तो करता है पर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे नोर और रोलो दोनों पीछे की ओर उड़ जाते हैं। नोर सोचता है कि ये कितना अजीब है, उस छोटे से ब्लेड के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। इस ब्लेड का अटैक तो उस फ्रॉग मॉन्स्टर के अटैक से भी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के बाद जाडू का ब्लेड टूट जाता है। तब वो दूसरा ब्लेड निकालता है और फिर से नोर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। नोर बहुत ही मुश्किल से उन अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ इनकी फाइट की वजह से बहुत ही पावरफुल शॉक वेव आ रही थी जिससे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तब इनस लीन के आगे एक शील्ड बना देती है और बोलती है कि उनकी फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम उनके बीच चींटियों की तरह मारे जाएंगे। और अब मुझे याद आ गया है कि ये बंदा है कौन। इसका नाम डेड मैन जाडू है, जो कि एक पुराना एस रैंक का एडवेंचरर है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि 6 सेवरेंस की मीटिंग चल रही होती है। तभी इनस वहां पर आ जाती है। गिलबर्ट कहता है कि इनस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे लगा कि तुम बाहर गार्ड्स को ट्रेनिंग दे रही होगी। हाँ मैं बाहर वही कर रही थी, पर मुझे बुक के अंदर डेड मैन जाडू के बारे में पता चला, आखिर ये है कौन? तब मास्टर उसे बताते हैं कि जाडू एक एस रैंक का एडवेंचरर है जो कि बहुत ही कम एज में एक एस रैंक का एडवेंचरर बन गया था। गिलबर्ट कहता है अच्छा तो वो इतना ज्यादा ताकतवर था, तब तो मुझे उससे लड़ना चाहिए। पर तभी सभी मास्टर उसे लड़ने से मना कर देते हैं क्योंकि जाडू इतना ज्यादा ताकतवर है कि उससे कोई भी लड़ नहीं सकता। पहले ही कई लोग इससे लड़ने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। जाडू ने बचपन में एक बहुत ही पावरफुल स्किल को मास्टर कर लिया था जिससे उसे आगे चलकर ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिला। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके बारे में दूसरे किंगडम में भी बातें फैलने लगी। उसके जितना खतरनाक एडवेंचरर आज तक कोई भी नहीं हुआ। लेकिन जाडू की बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो अपनी स्किल्स को हमेशा अच्छाई के लिए यूज नहीं करता था। उसने एक बार मर्चेंट फैमिली के 36 लोगों को मार दिया था। जाडू को अच्छे बुरे से कोई भी मतलब नहीं है, उसे बस पैसों से मतलब है और उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि एक बार एक बंदे के कहने पर उसने पूरी किंगडम की आर्मी को मार दिया था और फिर बाद में सारी रॉयल फैमिली को भी मार दिया। उसके सर पर सबसे बड़ा इनाम रखा गया, पर जो भी उसे मारने के लिए जाता था वो कभी भी वापस नहीं आया। अब जाडू की वजह से और लोग ना मरे, इसीलिए गिल्ड ने उसे मरा हुआ अनाउंस कर दिया और इसीलिए तब से उसे डेड मैन जाडू कहा जाता है। यहाँ प्रेजेंट में जाडू नोर से कहता है कि तुमने मेरे कलेक्शन के सारे ब्लेड्स को तोड़ दिए जो कि मिथरिल और ड्रैगन तीत से बने थे। जाडू को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, मुझे इसके लिए माफ कर देना, पर ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही पहले हमारे ऊपर अटैक किया था। जिसके बाद जाडू कहता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है, चलो अब तुम इससे बच के दिखाओ। और इसके बाद जाडू अपना अल्टीमेट वेपन निकालता है, द सिल्वर क्रॉस। जाडू अपने क्रॉस को ऊपर आसमान में फेंक देता है जिसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो क्रॉस टूटकर बहुत सारे छोटे छोटे क्रॉस में डिवाइड हो जाता है। जिसे देखकर इनस कहती है कि इसकी एक सोड टूटकर हजारों छोटी छोटी सोड बन जाती है और ये पलक झपकते ही 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स को मार सकती है। तब जाडू कहता है कि यह है सिल्वर क्रॉस, तुम चाहो तो इसमें से कितनी भी क्रॉस को तोड़ सकते हो, पर एक बात याद रखना, मैं इसे हजारों और बना सकता हूँ। और इतना बोलते ही वो सभी क्रॉस को नोर के ऊपर फेंक देता है और नोर उन्हें पैरी करने लगता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी क्रॉस रोलो की तरफ बढ़ने लगती है जिन्हें नोर रोलो के आगे जाकर उन्हें अपने ऊपर ले लेता है। जिसे देखकर
ईनस समझ जाती है कि इस तरह तो ये दोनों मारे जाएंगे। फिर वो सोचती है कि उसकी ड्यूटी तो सिर्फ लीन को प्रोटेक्ट करना है। भाई ये किसी काम की नहीं है ईनस, बंदा उधर मर रहा है और ये उसे बचा नहीं रही। क्या मुझे नोर की मदद करनी चाहिए या फिर प्रिंसेस लीन को प्रोटेक्ट करना चाहिए? इसके बाद ईनस लीन से पूछती है कि क्या मैं नोर की मदद करने जा सकती हूँ, और लीन भी हाँ कह देती है। इधर दूसरी तरफ जाडू अपने सिल्वर क्रॉस से नोर के ऊपर बार बार अटैक कर रहा था। नोर उन्हें पैरी तो कर देता है, पर कुछ सिल्वर क्रॉसेस रोलो की तरफ बढ़ने लगती है और तभी ईनस जाडू के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे नोर रोलो को बचा लेता है। और अब जाडू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही बार में बहुत सारे सिल्वर क्रॉस से नोर के ऊपर अटैक करता है, जिसे ईनस अपनी डिवाइन शील्ड से बचा लेती है। और अब ईनस अपनी शील्ड से जाडू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जाडू हवा में उड़कर ईनस के सभी अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। तभी ईनस नोर से कहती है कि तुम जाडू के ऊपर अटैक करोगे और मैं पीछे रहकर अपनी शील्ड की हेल्प से तुम्हें कवर दूंगी। और नोर सोच रहा होता है कि आखिर वो जाडू के इतने सारे सिल्वर क्रॉस से कैसे निपटे। और तभी उसे याद आता है कि वो बचपन में उड़ती हुई चिड़ियाओं को पत्थर से मारकर गिरा देता था। अब नोर उस फ्रॉग मॉन्स्टर के दांतों को देखता है जो कि फाइट के टाइम पर उसने तोड़ दिए थे। नोर उन दांतों को उठाता है और ईनस से कहता है कि ईनस मेरे कहने पर सामने की शील्ड को हटा देना। जिसके बाद नोर अपने फिजिकल एनहेंसमेंट से उन दांतों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उन्हें सिल्वर क्रॉस की तरफ फेंकने लगता है, जिससे वो सिल्वर क्रॉस डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब नोर बार बार ऐसा ही कर रहा होता है और वो उन सिल्वर क्रॉस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, पर तभी जाडू चुपके से ईनस के ऊपर अटैक कर देता है। पर ईनस को इससे पहले कि कुछ भी होता, नोर वहाँ पर आकर उसके अटैक को पैरी कर देता है, जिससे जाडू का ये ब्लेड भी टूट जाता है। जाडू को समझ में नहीं आ रहा था नोर ने अटैक को ब्लॉक कैसे किया, और साथ में मेरे ब्लेड्स एडिमेंटियम के बने हुए हैं, तो फिर आखिर ये इन्हें कैसे तोड़ पा रहा है। नोर फिर से जाडू से माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, पर तुम ही मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो तो मैं तुम्हारी ब्लेड्स को तो तोड़ूंगा ही। अब जाडू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से नोर के ऊपर अटैक करता है, पर इस बार वो समझ जाता है कि नोर और उसकी तलवार में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए जाडू कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे सारे ब्लेड्स टूट चुके हैं, तो इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। और मैंने सुना है कि रॉयल कैपिटल में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, पर अब मैं वहाँ पर भी नहीं जा पाऊंगा। तभी ईनस कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हारा मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। पर जाडू कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए नोर से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो और बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि आज ये तुम्हारे साथ है, नहीं तो अभी तक मैं तुम्हें मारकर बहुत सारे पैसे कमा चुका होता। और जाडू जाते जाते रोलो को एक और बार मारने की कोशिश करता है, पर इस बार भी नोर उसे रोक लेता है। अब जाडू भी समझ जाता है कि वो नोर के होते हुए कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी स्किल का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी लीन सबसे पूछती है कि आखिरकार रॉयल कैपिटल में क्या हो रहा है। नोर कहता है कि क्यों ना हम रॉयल कैपिटल ही जाकर देख लें कि वहाँ पर हो क्या रहा है। वैसे भी हम रोलो को मिथरा किंगडम नहीं ले जा सकते हैं, पर रॉयल कैपिटल तो लेकर जा ही सकते हैं। तब रोलो रॉयल कैपिटल का नाम सुनकर डर जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग रॉयल कैपिटल से आए हो? नोर बोलता है कि हाँ हम वहीं से आए हैं, पर तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? रोलो बताता है कि तुम लोगों को वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा ड्रैगन भेजा गया है। वो ड्रैगन इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो एक ही बार में पूरे किंगडम को मिटाने की ताकत रखता है। वो रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। मेरा ब्लैक डेथ ड्रैगन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लीन जब ये सब सुनती है तो उसे अपने लोगों की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। तब वो ईनस को वापस कैपिटल चलने के लिए कहती है, पर ईनस जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे प्रिंस रेन ने ऑर्डर दिया है कि मुझे आपको यहाँ से सिर्फ लेकर जाना है। तब लीन कहती है कि मुझे पता है कि रेन ने क्या कहा होगा, पर मैं ऐसे यहाँ से पीठ दिखाकर नहीं जा सकती। तब ईनस भी उसकी बात को मान लेती है, पर एक शर्त पर कि लीन को हमेशा उसके साथ रहना होगा। नोर रोलो से पूछता है कि अब वो क्या करेगा, जिस पर रोलो कहता है कि वो भी उनके साथ रॉयल कैपिटल चलेगा, शायद वो उनके कुछ काम आ जाए। अब नोर को ऐसा करता देखकर लीन सोचती है कि मास्टर का दिल कितना बड़ा है, पर नोर तो ये सोच रहा होता है कि काश मुझे उस फ्रूट को खाने का एक बार मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जिसके बाद वो लोग रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से पूरी की पूरी सिटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ होता है। जहाँ पर हम रेन को देखते हैं, तभी एक सोल्जर उसके पास आकर कहता है कि किंगडम के सभी लोगों को यहाँ से खाली कर दिया गया है और सभी मास्टर्स ने मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी दिया है, पर हमें अभी तक दुश्मन किंगडम का एक भी सोल्जर नहीं दिखा है। तब रेन कहता है कि शायद वो लोग हमारे थकने का इंतजार कर रहे होंगे और वो जरूर कोई बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे होंगे। रेन ये सब बातें ही कर रहा होता है, तभी वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है जहाँ उसे एक इनविजिबल शील्ड दिखाई देती है। रेन जल्दी से अपने अनकवर मैजिक का यूज करता है और ये लोग आसमान में एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी ड्रैगन को उड़ता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर रेन हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोर के फादर उस ड्रैगन के बारे में बता रहे होते हैं। तब नोर उनसे ड्रैगन स्लेयर के बारे में पूछता है। उसके फादर उसे बताते हैं कि जो ड्रैगन बुरे काम करता है और दूसरों को चोट पहुंचाता है उन्हें इविल ड्रैगन कहा जाता है, और उस इविल ड्रैगन को मारने वाले को ड्रैगन स्लेयर कहा जाता है। ड्रैगन के दांत, चमड़ी, नाखून और हड्डियां बहुत ही वैल्यूएबल चीजें होती हैं जो कि वेपन बनाने
करने के काम आते हैं और इससे किंगडम को बहुत ही ज्यादा फायदा भी होता है। इसलिए जो भी एडवेंचरर ऐसा करता है तो उसे हीरो माना जाता है और उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी दिया जाता है। तब ये सुनने के बाद नोर भी कहता है कि फिर तो मैं भी एक ड्रैगन स्लेयर बनूंगा। पर फिर उसके फादर कहते हैं कि कुछ ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। उनके बस जमीन पर चलने से ही अर्थक्वेक आ जाता है। वो बस अपने पूंछ से ही बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा सकते हैं। बहुत टाइम पहले यहाँ पर भी एक ड्रैगन ने अटैक किया था। अगर तुम वहाँ पर रहते तो वो तुम्हें जिंदा निकल जाता। ये सब सुनने के बाद नोर ड्रैगन स्लेयर बनने के सपने के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ नोर कैपिटल के ऊपर उस बड़े से ड्रैगन को उड़ता हुआ देखता है और यहाँ कैपिटल के अंदर भी सभी लोग उस बड़े से ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। रेन के साथ का सोल्जर इसे कहता है कि ये ड्रैगन तो अभी नींद में रहना चाहिए था, यानी कि दुश्मन किंगडम ने इसे जानबूझकर जगाया है। तब हम देखते हैं कि ड्रैगन के बस पंख हिलाने से ही आसपास की चीजें तबाह होने लगती है। रेन सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। वहीं दूसरी तरफ गिलबर्ट किंग के पास आता है जो मैजेस्ट्री आपको यहाँ से निकलना चाहिए, हम इस ड्रैगन से अकेले नहीं लड़ सकते। किंग कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो इसलिए सबसे पहले सबको यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो और मैं जाके अपनी ड्यूटी करता हूँ। लीन और सभी लोग दूर से ही उस ड्रैगन को देख रहे होते हैं। लीन को अपने भाई और फादर की चिंता हो रही थी। उसे पता है कि उसके फादर कैपिटल छोड़कर नहीं भागेंगे और उस ड्रैगन से लड़ते हुए मारे जाएंगे। तब हम नोर को देखते हैं जिसने की पहली बार एक रियल ड्रैगन को देखा था। वो बोलता है कि मैं इस बड़े ड्रैगन को बड़े आराम से हैंडल कर लूंगा, पर उसके लिए जल्दी से मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा। जिसके बाद नोर लीन को फिर से उस दिन की तरह विंड ब्लास्ट करने के लिए कहता है जैसा कि उन्होंने गोब्लिन हंट के टाइम पर किया था। लीन को नोर के ऊपर भरोसा था। इधर किंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पड़ोसी किंगडम डंजन के खजाने के लिए इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा। अब किंग अपने महल के छत पर जाते हैं और कैपिटल के लोगों से माफी मांगते हैं कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद ड्रैगन भी वहाँ पर आ जाता है और किंग सोचते हैं कि मैं इसे मार तो नहीं सकता, पर इसकी एक आंख फोड़कर इसे अंधा तो कर ही सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ इनस अपनी डिवाइन शील्ड से एक सिंड्रिकल शेप बनाती है और नोर उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद लीन अपने विंड ब्लास्ट मैजिक का यूज करती है जो कि पिछली बार से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे नोर सुपर स्पीड से कैपिटल की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ कैपिटल में किंग ड्रैगन के सामने खड़े होते हैं और ड्रैगन अपनी एल्डर ब्रेथ से किंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। किंग समझ जाते हैं कि वो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन तभी वो अपने पास से एक गोल्डन नाइफ को निकालता है और बोलता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि हम इंसान कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिसे देखकर मास्टर सेन बोलते हैं कि वो नाइफ एक ब्लास्टिंग नाइफ है जो कि किंग के पूरे माना को एक ब्लास्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे ड्रैगन को कुछ हो या ना हो लेकिन किंग पक्का मारे जाएंगे। और सब समझ जाते हैं कि किंग अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। जिसके बाद किंग अपनी नाइफ से ड्रैगन के ऊपर अटैक करने जाते हैं और ड्रैगन भी अपनी ब्रेथ से किंग के ऊपर अटैक करने जाता है। पर तभी अचानक नोर उड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है और अपनी सोर्ड को ड्रैगन के मुंह पर दे मारता है, जिससे ड्रैगन की एल्डर ब्रेथ ऊपर आसमान की तरफ चली जाती है और नोर के अटैक की वजह से वो ड्रैगन वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस ड्रैगन के अंदर हम ह्यूमंस की तरह सोचने समझने की एबिलिटी है और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर नीचे क्यों पड़ा हुआ हूँ। फिर वो नोर को देखकर सोचता है कि क्या इस छोटे से आदमी ने ये किया है, इसकी इतनी हिम्मत मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और वो उसे मारने का सोच लेता है। जिसके बाद वो ड्रैगन अपनी पूंछ का यूज करके सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है और नोर के ऊपर अटैक करता है, पर नोर उसकी पूंछ को बहुत ही आसानी से पैरी कर देता है और वो ड्रैगन फिर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब लीन ने नोर के ऊपर अपनी पावर को यूज किया था तब वो काफी स्पीड से कैपिटल की तरफ बढ़ने लगा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था और जब उसके सामने कैपिटल की बड़ी दीवार आती है तब वो अपनी बॉडी एनहेंसमेंट स्किल का यूज करता है और उसके ऊपर जंप लगा देता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और वो सीधे जाकर ड्रैगन से भिड़ जाता है और इस तरह से नोर इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच पाता है। यहाँ दूसरी तरफ लीन और इनस भी कैपिटल के अंदर आ गए होते हैं और इनस कहती है कि जब तक नोर ड्रैगन को संभाल रहा है तब तक हमें किंग को यहाँ से निकाल लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से कोई चीज उनके ऊपर अटैक करती है। इनस अपनी डिवाइन शील्ड का यूज करके सभी को बचा लेती है और वो देखते हैं कि अटैक गोब्लिन एम्परर्स ने किया है। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे गोब्लिन एम्परर्स थे। लिन सोचती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, अगर हमारी जगह नोर सेंसे होते हैं तो वो क्या करते हैं, और ये सोचकर लिन इनस को हिम्मत देती है और कहती है कि डरो मत इनस, ये बस कुछ गोब्लिन्स हैं, हम इन्हें आराम से हैंडल कर लेंगे। इनस भी नोर की तरफ देखती है और सोचती है हाँ लिन बिल्कुल सही कह रही है, अगर नोर उस ड्रैगन से लड़ सकता है तो उसके सामने गोब्लिन्स कुछ भी नहीं है। जिसके बाद गोब्लिन्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लिन अपने आइस पावर से उनके ऊपर अटैक करती है लेकिन इनको इससे कुछ भी नहीं होता और वो सीधे इनस के शील्ड के ऊपर अटैक करने आते हैं। पर तभी रोलो अपने माइंड कंट्रोल पावर से उन्हें रोक देता है और फिर लिन उन्हें जल्दी से अपने आइस मैजिक से फ्रीज कर देती है। जिसके बाद इनस अपनी डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालती है और इनस एक ही अटैक में उन सभी गोब्लिन्स के सर को काट देती है। इसे देखकर लिन भी शॉक हो जाती है क्योंकि लिन ने पहली बार इनस को सोर्ड चलाते हुए देखा है और लिन इनस की तारीफ करती है। जिसके
जिसके बाद वो लोग किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ ड्रैगन नोर के ऊपर लगातार पंजों और पूंछों से अटैक कर रहा होता है, लेकिन नोर उसके सभी हमलों को बड़ी आसानी से पैरी कर रहा होता है। अब ड्रैगन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक मामूली सा इंसान मेरी बराबरी कैसे कर सकता है, अब इसे दिखाना ही होगा कि मैं क्या चीज हूँ। जिसके बाद वो ड्रैगन थोड़ा सा पीछे जाता है और हवा में उड़ के अपने सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी करने लगता है और सोचता है कि इस अटैक को पक्का ये इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। ड्रैगन के इस खतरनाक अटैक को देखकर बाकी सभी को लगने लगता है कि अब नोर नहीं बच पाएगा, लेकिन नोर थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटता और उसके अटैक को भी पैरी कर देता है और ड्रैगन के इस खतरनाक अटैक को भी पैरी कर देता है और इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। नोर को ऐसा करते हुए देख के ड्रैगन के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। अब ड्रैगन भी समझ जाता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इसे हराना बहुत ही मुश्किल होगा। जिसके बाद वो फिर से नोर के ऊपर अटैक करने जाता है और इस बार नोर अपनी सोर्ड की मदद से उस ड्रैगन की एक दांत को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन उसके सामने वहीं पर गिर जाता है और उसकी आंखें जो गुस्से की वजह से रेड हुई थी वो भी अब नॉर्मल हो जाती है। लीन जब ये देखती है तो उसे लगता है कि शायद अब ड्रैगन शांत हो चुका है, पर रोलो उससे कहता है कि ऐसा नहीं है। ड्रैगन ने नोर के ऊपर अपने सभी अटैक्स को यूज कर लिया है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ड्रैगन ने अपनी हार मान ली है और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। रेन, गिलबर्ट और बाकी सभी लोग किंगडम से काफी दूर थे और वो लोग वहीं से सब कुछ देख रहे थे। नोर अब ड्रैगन के टूटे हुए दांत को देखता है और उसे अपने फादर की ड्रैगन स्लेयर वाली बात याद आती है, पर वो कहता है कि मैं कभी भी एक ड्रैगन स्लेयर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैं इसे नहीं मारूंगा। और ऐसा बोलते ही नोर ड्रैगन के सामने वहीं पर बैठ जाता है और इसके बाद ये तीनों नोर के पास आते हैं। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अरे तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रोलो, तुमने इस ड्रैगन को शांत किया है ना, तो फिर इसलिए मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। रोलो कहता है कि अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और वो सोचता है कि आखिरकार ये ड्रैगन अपने आप शांत कैसे हो गया, मुझे तो लगा था कि तुमने करा है रोलो। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तब नोर को रोलो की एक बात याद आती है कि लोग उसकी पावर से डरते हैं। नोर सोचता है कि रोलो पक्का इस बात से डर रहा होगा कि अगर लोगों को ये पता चलेगा कि उसने कितने खतरनाक ड्रैगन को शांत किया है तो लोग उससे डरने लगेंगे। चलो ठीक है रोलो, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। और क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तुम इस ड्रैगन से कहो कि वहाँ चला जाए जहाँ से आया था। लेकिन इनेस कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि इसे यहीं पर मारना सबसे अच्छा होगा, पर फिर भी मैं इसे मारना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ, पर क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं? लिन कहती है कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो यही होगा। और क्या रोलो, तुम इस ड्रैगन को वापस भेज सकते हो? रोलो कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने बड़े मॉन्स्टर को कंट्रोल करना सच में काफी मुश्किल है, पर मैं कम से कम इससे पूछ तो सकता हूँ। और तब नोर रोलो के कान में कहता है कि तुम चिंता मत करो, लिन और इनस तुमसे नहीं डरेंगी। और इसके बाद रोलो ड्रैगन के पास चला जाता है और अपने मैजिक का यूज करके उससे बात करने लगता है। रोलो बताता है कि अपने मास्टर की सारी बातों को मानने के लिए तैयार है और ये अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये सुनकर नोर थोड़ा बहुत शौक हो जाता है। रोलो, तुम इतनी जल्दी इस ड्रैगन के मास्टर बन गए, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम इससे कहो कि शांति से अपने घर वापस चला जाए। और हाँ, इससे ये भी कहना कि आज के बाद ये कभी भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक न करे। और इसके बाद रोलो उस ड्रैगन से ये सारी बातें कह देता है और दरअसल वो यहाँ पर नोर को अपना मास्टर मान रहा होता है और वो उसकी बातों को मानकर ये ड्रैगन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक लेजर कहीं से आकर उस ड्रैगन के ऊपर हिट होता है और वो ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर तो ये सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और ये काम मैजिक एम्पायर के किंग डेरिदस ने करा होता है। और दरअसल ये सारा प्लान इसी का था, इसी ने इस ड्रैगन को रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। और क्योंकि इस ड्रैगन ने रॉयल कैपिटल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो इसलिए डेरिदस ने इसे मार दिया और अब वो अपनी पूरी आर्मी के साथ रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक करने वाला है। और इसके बाद वो अपने सोल्जर को एक ऑर्डर देता है, जल्दी से उसे शुरू करो। और इसके बाद वो सोल्जर अपने मैजिक की मदद से वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स को समन करने लगता है, जिनके पास कई सारे वेपन्स होते हैं और उनके पास 3 काफी बड़े बड़े लेजर कैनन भी होते हैं। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग डेरिदस रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है। और तब एक बंदा कहता है कि जब उस ड्रैगन के अटैक से वो पूरा रॉयल कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तब हम अपने नॉर्मल सोल्जर्स को मैजिक सोर्ड और मैजिकल शील्ड के साथ भेजेंगे और इलाइट सोल्जर्स को मैजिक आर्मर और मैजिक कैनन्स के साथ वहाँ पर भेजेंगे। साथ ही हम 3 मोबाइल मैजिकल बुलबॉक्स सेजेस को भी रवाना करेंगे, जिसके साथ होंगे 4 और अल्ट्रा हाई आउटपुट माना बीम्स कैनन। ये सब सुनकर डेरिदस काफी ज्यादा खुश हो जाता है, हम इनकी मदद से रॉयल कैपिटल को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और तभी डेरिदस का कमांडर यहाँ पर आकर उससे कहता है कि यो मैजेस्टी, मुझे लगता है कि हमें रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और मैं चाहता हूँ कि आप इसे रोक दो। और ये सुनकर डेरिदस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह के ऊपर लात मारते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता हूँ, कोई भी किंगडम मेरे सामने टिक नहीं सकता। मैं पूरी दुनिया को ऐसा दिखाऊंगा कि किले किंगडम ने डंजन ऑफ द लॉस्ट के ट्रेजर को हड़पने के लिए अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म किए और मेरे किंगडम ने वहाँ के लोगों को उनके लालची राजा से बचा लिया और इसके बाद सभी लोग सिर्फ मेरी तारीफ ही करेंगे। और यहाँ ये चारों उस ड्रैगन को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं। नोर पूछता है कि क्या वो ड्रैगन जिंदा है? रोलो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे उसके नजदीक जाकर देखना होगा। और तभी लीन और बाकी सभी की नजर मैजिक एम्पायर की पूरी आर्मी के ऊपर जाती
जाती है। डेरिडस एक सोल्जर को उनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है और तभी एक सोल्जर उसे बताता है कि यो मैजेस्टी वहाँ पर तो क्ले किंगडम की प्रिंसेस लिन है और उसके साथ डिवाइन शील्ड इनस भी है। डेरिडस की सबसे पहले नजर नोर के ऊपर जाती है और उसे लगता है कि ये कोई आम बंदा है और वो देखता है कि यहाँ पर प्रिंसेस लिन और डिवाइन शील्ड इनस खड़ी है। ये डिवाइन शील्ड इनस काफी ज्यादा पावरफुल है और डेरिडस को लग रहा होता है कि क्ले किंगडम इनस की वजह से ही अभी तक सेफ है, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आज एक साथ इन सभी को खत्म कर दूंगा। और वो एक सोल्जर को इनके ऊपर अल्ट्रा बीम कैनन से अटैक करने के लिए कहता है और इसके बाद वो सोल्जर्स उनके ऊपर अल्ट्रा बीम कैनन से अटैक कर देते हैं और ये अटैक काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लिन रोलो को लेकर यहाँ से दूर जाने लगती है और जैसे ही अटैक इनस को लगने वाला था तभी नोर बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है और उसे आसमान की तरफ पैरी कर देता है। डेरिडस के सोल्जर कहते हैं कि लगता है कि माना कंडीशन में कोई खराबी आ गई है और इसीलिए हमारा अटैक मिस हो गया। डेरिडस कहता है कि अरे बेवकूफो, तो दोबारा इनके ऊपर अटैक करो। नोर कहता है कि अरे यार बार बार बच गए, आखिरकार ये रोशनी थी क्या, और वैसे यहाँ पर इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं। लिन कहती है कि लगता है कि डेरिडस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है और इसकी आर्मी हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। नोर पूछता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। इनस कहती है कि मैं तुम्हें अभी ज्यादा कुछ बता तो नहीं सकती, तुम अभी के लिए इतना समझ लो कि हमारे किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। और ये सुनकर नोर हैरान हो जाता है। लिन कहती है कि कैपिटल के अंदर भी हमारी आर्मी है, पर मैजिक एम्पायर के मुकाबले हमारी आर्मी काफी ज्यादा छोटी है और हमें इसके बारे में जल्दी से रेन को बताना होगा। इनस कहती है कि यहाँ से भाग जाना ही हमारे लिए समझदारी होगी और नोर भी कहता है कि हाँ, हमें यहाँ से सबसे पहले बचकर निकलना चाहिए। और इससे पहले कि ये बात लिन को बताता तभी डेरिडस उनके ऊपर दूसरा अटैक कर देता है और इससे पहले कि ये अटैक इनके ऊपर लगता इनस अपनी डिवाइन शील्ड बनाकर उनके अटैक्स को रोकने लगती है। डेरिडस अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी से ये सब खत्म करो और वो खुद बचने के लिए सबसे पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ नोर सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग बचकर यहाँ से भाग नहीं पाएंगे और वो डिसाइड करता है कि वो डेरिडस की आर्मी का ध्यान भटकाएगा और इस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों यहाँ से भाग जाएंगे। नोर सोचता है कि भले ही मैं लड़ने में अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं भागने में एक्सपर्ट हूँ। बचपन में जब भी शहर तोड़ते वक्त मधुमक्खियाँ मेरे पीछे पड़ जाती थी तो मैं उनसे बचकर काफी तेजी से भागता था और अगर आज मैं उसी तरह काफी तेजी से भागूं तो मैं इस आर्मी से बचकर निकल सकता हूँ और मैं कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी जान को गंवाना नहीं चाहता। लिन कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई और जितनी हो सके उतनी मैं आपकी मदद करूंगी। और वो नोर के पीछे आकर विंड ब्लास्ट का यूज करने वाली थी। नोर सेंस, आप चिंता मत करिए, इस बार मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखूंगी। और वहीं नोर को लगता है कि लिन उसके ऊपर एक डिफेंसिव मैजिक कास्ट करने वाली है और वो लिन को समझाता है कि अरे नहीं, मैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और तभी रोलो बताता है कि उधर देखो, वो दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और लिन नोर से कहती है कि सेंस, इस अटैक को सिर्फ आप ही रोक सकते हो तो इसलिए रेडी हो जाइए। और तभी नोर थोड़ा आगे जाकर फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करता है और तभी अचानक लिन पीछे से उसके ऊपर विंड ब्लास्ट से अटैक कर देती है और इसकी वजह से नोर की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद नोर एक के बाद एक उन सभी अटैक्स को काफी आसानी से पैरी कर देता है और इसके बाद नोर उन सभी के अटैक्स को रोकता हुआ डेरिडस की आर्मी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है वो चाहकर भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता था। अब मुझे अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को पैरी करना होगा। और तब हम देखते हैं कि नोर सभी सोल्जर्स के वेपन को पैरी करना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि मुझे लिन और बाकी सभी के भागने के लिए टाइम निकालना होगा और इसीलिए मैं यहाँ पर भागता रहूंगा और सब कुछ पैरी करता रहूंगा। वहीं डेरिडस इन वेपन्स को आसमान में उड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है। और तभी नोर काफी स्पीड से डेरिडस की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी स्पीड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि डेरिडस पूरी तरह से डर जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि नोर ने जिन वेपन्स को आसमान में पैरी करा होता है वो वापस नीचे आकर सोल्जर्स के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते हैं। और तभी नोर 3 काफी बड़ी शील्ड्स को भी पैरी कर देता है। ये देखकर डेरिडस कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी नोर फिर से डेरिडस के पास आ जाता है और वो डेरिडस और उसके सोल्जर्स को नीचे गिरा देता है। डेरिडस कहता है कि ये फिर से यहाँ पर आ गया और तब नोर फिर से वापस चला जाता है और वो बाकी के बचे सोल्जर्स के वेपन्स को पैरी करने लगता है और वो फिर से भागता हुआ डेरिडस के पास पहुँच जाता है। डेरिडस कहता है कि ये तो वही आदमी है जो कि प्रिंसेस के साथ खड़ा था, आखिरकार ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकता है और आखिरकार ये मेरी तरफ से घूर कर क्यों देख रहा है, क्या इसे ये पता है कि मैं किंग हूँ? अगर ऐसी बात है तो ये पक्का मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है। और नोर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पर रुक जाओ प्लीज, मुझे मत मारो, एक सेकंड, मेरे पास तो काइजर आर्मर और काइजर सोर्ड है तो इसलिए मैं इसका सामना कर सकता हूँ। और डेरिडस नोर से फाइट करने के लिए अपनी सोर्ड को निकाल लेता है लेकिन नोर उसे इग्नोर करके काफी स्पीड से वहाँ से चला जाता है और वो डेरिडस के सभी लेजर बीम कैनन्स को भी पैरी कर देता है। डेरिडस कहता है कि आखिर क्यों मेरी इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी से बर्बाद हो गई। मैं यहाँ पर 10,000 सोल्जर्स को लाया था जिनके पास काफी ताकतवर वेपन्स थे और अब उनका भी बुरा हाल हो चुका है और जो शील्ड मुझे उस ड्रैगन के ब्रेथ अटैक से बचा सकती थी उनका भी इतना बुरा हाल क्यों हो गया। आखिरकार ये सब कुछ हो कैसे रहा है, आखिरकार ये है कौन और तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? रुको जरा, तुम्हारे हाथ में जो सोर्ड है वो किंग क्ले की सोर्ड है, आखिरकार ये सोर्ड तुम्हारे पास कैसे आई? ये सोर्ड एक अननोन मटेरियल से बना है इसीलिए कोई भी आम इंसान इसे आसानी से उठा नहीं सकता और यहाँ तक कि किंग क्ले
ये भी इस सोर्ड को दोनों हाथों से यूज करता है, लेकिन आखिरकार ये बंदा इस सोर्ड को एक हाथ से कैसे उठा सकता है और आखिरकार ये मुझे ऐसे देखकर क्यों हंस रहा है। इसने अकेले ही मेरी पूरी आर्मी को हरा दिया और इस टाइम मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि ये मेरी इंसल्ट करना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि देवदत्त अपने ही पैंट में सूसू कर देता है और वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हमें नोर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि नोरलिन के विंड ब्लास्ट की वजह से सभी चीजों को पैरी करता हुआ देवदत्त के पास पहुंच जाता है और वो देवदत्त को देखकर सोचता है कि आखिरकार ये बूढ़ा आदमी कौन है। इसके और इसके घोड़े का आर्मर काफी ज्यादा चमक रहा है और आखिरकार इतना चमकने वाला बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। पर इसे देखकर लग रहा है कि एक मामूली सा बूढ़ा आदमी है और फिलहाल के लिए मुझे भी दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो वेपन्स हवा में उड़ रहे हैं, मुझे उन सभी वेपन्स को हवा में ही रखना होगा क्योंकि अगर सोल्जर्स ने दोबारा से अपने वेपन्स को पकड़ लिया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। मुझे हर एक वेपन को पैरी करना होगा और मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये बड़ी बड़ी चीजें हैं क्या, पर मैं इन्हें भी पैरी कर दूंगा। और तब नोरुन सभी को पैरी करके फिर से देवदत्त के पास पहुंच जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। पर फिलहाल के लिए मैं फिर से उन सभी वेपन्स को पैरी करके आता हूँ। और तब हम देखते हैं कि नोर काफी ज्यादा थक चुका था और देवदत्त भी उसे देखकर डर रहा होता है। नोर सोचता है कि आखिरकार इसे क्या हुआ, क्या ये बूढ़ा आदमी मुझे जानता है। पर मेरे हिसाब से तो शायद हम कभी भी नहीं मिले और इस बूढ़े आदमी को पैरी करने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं वापस जाकर बाकी वेपन्स को पैरी करता हूँ। और तब नोर फिर से उन वेपन्स को पैरी करके वापस आ जाता है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था और उसे सांस लेने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। देवदत्त कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। तो ये सुनकर नोर सोचता है कि इस बूढ़े आदमी को लग रहा है कि मैं इसकी जान के पीछे पड़ा हूँ और इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में एक वेपन को देखकर किसी को भी ऐसे ही लगेगा। मुझे इसे बताना होगा कि मैं इसके लिए खतरा नहीं हूँ, पर मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा हूँ। और नोर सोचता है कि मैं स्माइल करके इसे भरोसा दिला सकता हूँ। तब देवदत्त उसके डरावनी स्माइल को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और इतनी देर से फाइट करने की वजह से जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था और यहाँ तक कि उसे खून की उल्टी भी होने लगती है और धीरे धीरे करके नोर बेहोश होने लगता है। और तभी कुछ इलाइट सोल्जर्स नोर को चारों तरफ से घेरने लगते हैं और इससे पहले कि वो लोग नोर के ऊपर अटैक करते हैं और तभी वहाँ पर शूटिंग स्टार नाम का एक अटैक होता है और काफी सारे एरोज उन सोल्जर्स के ऊपर गिरने लगते हैं। नोर सोचता है कि ये अटैक तो जाना पहचाना सा है। दरअसल यहाँ पर 6 सेवरेंस की एंट्री हो चुकी थी और ये अटैक मियाने ने करा था। और तभी यहाँ पर एक और अटैक होता है। वो अटैक नोर के आसपास के इलाइट सोल्जर्स को उससे दूर कर देता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि गिलबर्ट ने करा था। नोर इसके लिए उसे थैंक्स कहता है, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। वैसे तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम गिलबर्ट है। और क्या तुमने ही ये सब कुछ करा है? और गिलबर्ट मास्टर सिक को देखकर कहता है कि आप लेट है मास्टर। मास्टर सिक नोर से कहते हैं कि तुम जो कोई भी हो हमारी मदद करने के लिए थैंक्स और अब यहाँ से हम सबको संभाल लेंगे। अगर हम इन सोल्जर्स को यहाँ पर नहीं रोक पाए तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और इसके बाद गिलबर्ट और मास्टर सिक मिलकर दोनों ही उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हैं और इस अटैक को देखकर नोर को याद आता है कि ये वही सोर्स स्किल है जिससे कि मैं हमेशा बचपन से सीखना चाहता था। और यहाँ दूसरी तरफ हम मास्टर सेन और मास्टर ओकन को देखते हैं। मास्टर सेन कहते हैं कि मैंने सिक से कहा था कि इन सभी लोगों को इतनी बुरी तरह से न मारे, अगर सभी लोग मारे गए तो हम किसी से भी पूछताछ नहीं कर पाएंगे। मास्टर ओकन कहते हैं कि हमें इतनी बड़ी आर्मी के साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए। अरे आप चिंता मत करिए, मैं इनके हाथ और पैर को दोबारा से हिल कर दूंगा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ओकन कहते हैं कि लेकिन ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अरे इन सब बातों को छोड़िए, वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे तो इसलिए रेडी हो जाइए। और इसके बाद मास्टर ओकन अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर काफी सारे मैजिक्स को समन करते हैं और वो अर्थ वाइन का यूज करके उन सभी सोल्जर्स के पैरों को बांध देते हैं। और तभी मास्टर डेंडार्क अपने साथियों के साथ वहाँ पर आकर उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखकर मास्टर ओकन कहते हैं कि मैं चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाऊं लेकिन वॉर को देखकर मेरा खून खोलने लगता है, तो फिर चलो अब इसे खत्म करते हैं। और इसके बाद मास्टर ओकन अपने मैजिक का यूज करके उन सभी सोल्जर्स को एक साथ एक अर्थ प्रिज्म में कैद कर देते हैं। और वहीं नोर ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि उसके सभी स्कूल टीचर्स यहाँ पर हैं और यहाँ ये लोग भी नोर को देखकर पहचान जाते हैं कि वो उनका पुराना स्टूडेंट नोर ही है। और इसके बाद नोर उन सभी के पास आ जाता है जहाँ लीन उसे पूरी तरह से हिल कर देती है। नोर सेंसे, क्या आप ठीक हैं? आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है, मुझे बस जोर से भूख लग रही है। मास्टर सिक बताते हैं कि हमारी बात इनके कमांडिंग ऑफिसर से हुई है और अब ये लोग हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले। और साथ ही साथ उन्होंने ड्रैगन और मॉन्स्टर्स के अटैक वाली बात को भी माना है, लेकिन उनका किंग यहाँ से बचकर भाग गया। मास्टर ओकन कहते हैं कि क्या वो बेवकूफ बुढ़ा यहाँ पर आया था? हाँ, आपने सही कहा, लगता है कि उसे अपनी आर्मी के ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा था। वो कहते हैं कि वो बुढ़ा तो अपने आप को कुछ ज्यादा समझदार आदमी समझता था, पर मुझे ये कभी नहीं लगा था कि वो ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें करेगा। और तब नोर कहता है कि क्या आप उस बूढ़े आदमी की बात कर रहे हो जिसने कि गोल्डन कलर का आर्मर पहन रखा था? मास्टर ओकन बताते हैं कि दरअसल वो आर्मर ओरिकेलकम से बना हुआ है और वो आर्मर एक काफी कमाल का इक्विपमेंट है और ऊपर से उसके अंदर काफी सारी स्किल्स भी होती हैं। मास्टर से कहते हैं कि अगर देवदत्त बॉर्डर तक पहुंच जाता है तो उसे पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा बॉर्डर पुल और किलों से भरा पड़ा है। मास्टर ओकन कहते हैं कि उसे अब पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम उड़ पाते तो हम उसे जरूर पकड़ लेते हैं। तब नोर कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है,
लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा जब वो ड्रैगन जिंदा हो। और इसके बाद ये सभी उस ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं। मास्टर ओकेन इस लेजेंडरी ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये तो सच में काफी कमाल का है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इस लेजेंडरी ड्रैगन को देख पाऊंगा। लंबी उम्र होने का यही तो फायदा है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी आज पहली बार इतने बड़े ड्रैगन को हील करने वाला हूँ। और इसके बाद मास्टर सेन अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन को पूरी तरह से हील कर देते हैं। और वो नोर से कहते हैं कि नोर, तुम तो अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाया था। और मास्टर ओकेन भी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। क्या सच में ये नोर है? अरे मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। नोर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप अभी तक जिंदा होगे। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? मैं तो अभी 100 साल और जिंदा रहूंगा। और इन सब बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा? क्योंकि ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी के ऊपर राइड करना ही सबसे बड़ी बात है। नोर कहता है कि आप चिंता मत करिए, ये आइडिया बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि हमारे साथ रोलो है। और वो रोलो से पूछते हैं कि क्या रोलो तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो? लेकिन रोलो साफ इसके लिए मना कर देता है। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कंट्रोल कर भी सकता हूँ। और ये सुनकर उनकी हालत खराब हो जाती है। और तभी वो ड्रैगन पूरी तरह से होश में आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। रोलो, अब तुम अपना कमाल दिखाओ। और इसके बाद रोलो अपने मैजिक का यूज करके उससे बात करने लगता है। ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन काफी गुस्से में है। रोलो बताता है कि ये कह रहा है कि इसे बदला लेना है और इसीलिए वो इस चीज की परमिशन मांग रहा है। और मास्टर ओकेन कहते हैं कि अरे वाह रोलो, तुमने तो ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी को कंट्रोल कर लिया। ये तो सच में काफी कमाल की बात है। और रोलो कहता है कि दरअसल वो मुझे अपना मास्टर नहीं बल्कि वो आपको अपना मास्टर मानता है। और ये भी काफी गुस्से में है क्योंकि इसे बदला लेना है। और इसके बाद नोर सभी लोगों को ड्रैगन के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं कि इनस और लीन सबसे आगे जाने लगती हैं। और वो नोर को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन नोर सोचता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगता है। पर मैं रोलो को भी ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकता। और इसीलिए नोर भी उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। चलो ठीक है, मैं भी चलूंगा। मास्टर सेन कहते हैं कि मैं और कैरियो भी तुम्हारे साथ आएंगे। क्यों कैरियो, मैंने सही बोला ना? और नोर को पता ही नहीं चलता कि मास्टर कैरियो उसके पास थे। और उसे याद आता है कि ये तो उसके थीफ इंस्ट्रक्टर थे। क्या सच में आप भी हमारे साथ चलोगे? मास्टर कैरियो कहते हैं कि अगर हम इतने बड़े ड्रैगन के साथ उड़ने वाले हैं तो हमें कंसेलमेंट मैजिक चाहिए होगा और इस चीज को मैं संभाल लूंगा। और तब मास्टर ओकेन भी साथ में चलने के लिए कहते हैं। लेकिन मास्टर सेन उन्हें मना कर देते हैं। आपको यहीं पर रुककर स्टोन प्रिजन के सोल्जर्स का ध्यान रखना होगा। और तभी यहाँ पर किंग क्ले और रेन आ जाता है। और वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि बातचीत करने के लिए वहाँ पर एक नेगोशिएटर चाहिए होगा। और लीन इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रेन इन से कहता है कि तुम मिथिला जाने के बजाय वापस यहाँ पर आ गई। जी हाँ, मुझे इसके लिए माफ कर देना। आप जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं ही सबसे बड़ा गधा था। मैंने ही तुम्हें वहाँ पर जाने का ऑर्डर दिया था। मुझे तुम पर गर्व है इनस। और इसके बाद किंग क्ले नोर और रेन से कहते हैं कि तुम जो भी फैसला लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और हाँ नोर, प्लीज तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें सही सलामत वापस लेकर आ जाऊंगा। और इसके बाद रोलो अपनी पावर्स का यूज करके उस ड्रैगन को उड़ने का ऑर्डर देता है। और वो रोलो की बात को मानकर ये सभी लोग डेरिदस को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ मास्टर डेंडार्ग सिक से कहते हैं कि आखिरकार तुमने नोर से कुछ क्यों नहीं कहा? तुम तो उससे इतने सालों के बाद मिल रहे थे। सिक कहते हैं कि आखिर में हम लोग उसकी जिंदगी में जरूरी नहीं थे। मुझे लगा था कि अगर हम उसे अपने पास रखेंगे तो हम उसके रो टैलेंट को बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन ये सोचना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। हाँ तुमने सही कहा, नोर अब एक फेरी टेल का हीरो बन गया है। सिक कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और आज का उसका कारनामा देखकर मुझे खुद पर शर्म आ गई। मुझे ये एहसास हो गया कि मैं किसी को भी सिखाने के लायक नहीं हूँ, तो इसलिए अब मैं दोबारा से ट्रेनिंग करूंगा। उसने मुझे अभी अभी दिखाया कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। डेंडार कहते हैं कि लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा खुश हो। सिक कहते हैं कि कोई बेवकूफी होगा जो कि इतनी शानदार चीज को देखकर खुश ना हो। और यहाँ हम देखते हैं कि ये सभी लोग ड्रैगन के ऊपर से डेरिदस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन डेरिदस उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। तब मास्टर कैरियो कहते हैं कि वो जो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, अगर हम उसे पार कर लेते हैं तो हम सभी मैजिक एम्पायर की टेरिटरी में पहुंच जाएंगे, तो इसलिए हमें सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। और तभी लीन डेरिदस को ढूंढ लेती है, जो कि काफी तेजी से इंपीरियल कैपिटल की तरफ जा रहा होता है। मास्टर कैरियो कहते हैं कि वो इस टाइम बॉर्डर के काफी करीब है, और अगर हमने उसके ऊपर अटैक किया तो वहाँ के डिफेंस को पता लग जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता है। पर रेन कहता है कि अब हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, हमें इस वॉर को खत्म ही करना होगा। इनस कहती है कि आप मुझे ऑर्डर्स दीजिए ताकि मैं इन्हें खत्म कर सकूं, ताकि हमारे वापस जाने का रूट सेफ रहे और कोई भी हमारे ऊपर अटैक ना करे। और रेन भी इसकी परमिशन दे देता है। और इसके बाद इनस अपनी डिवाइन सोर्ड को निकालकर उनके वेपन्स के ऊपर अटैक करके उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसी तरह से इनस और भी कई सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये देखकर लिन सोचती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सबके सब काफी ज्यादा पावरफुल हैं, तो इसलिए मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि ऊपर से हमारे साथ नोर सेंसे भी हैं। और लिन को लगता है कि नोर वहाँ पर बैठकर सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि नोर तो बेहोश हो गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि डेरिदस किसी तरह से बचता हुआ अपने किंगडम मैजिक एम्पायर पहुंच जाता है। और साथ ही साथ डेरिदस काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है। और ये सभी लोग उससे वॉर के बारे में पूछते हैं, यो मैजेस्टी आखिरकार क्या हुआ? डेरिदस कहता है कि हमारे बेस्ट वेपन्स भी बेकार हो गए। और तभी वो लोग किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी उनकी ही तरफ बढ़ रहा होता है। और ये देखकर
देखकर डेरिडस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अपनी लेजर कैनन से मार दिया था, क्या इन्होंने दोबारा से इसे जिंदा कर दिया? लेकिन ये चीज तो इम्पॉसिबल है, कहीं ये उसका काम तो नहीं? वो सैनी है जो कि इस तरह की हीलिंग पावर्स को रखता है, उसी ने इस ड्रैगन को हील करा होगा, पर फिर भी इस ड्रैगन को इस तरह से कंट्रोल करना ये इम्पॉसिबल है। क्या उनकी साइड कोई डीमन फोग है जो कि इस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है? डेरिडस अपने एडवाइजर से कहता है कि आखिरकार वो बंदा कहाँ गया जो कि डीमन फोग को कंट्रोल करता है, और वो सब बताता है कि वो तो अर्जेंट काम से यहाँ से जा चुका है। और डेरिडस गुस्से में कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और तुम बेवकूफ उसे रोक सकते थे ना। अरे सर आप नहीं तो उसे जाने के लिए कहा था। और तब उसका कमांडर उसे कहता है कि अरे सर आप शांत हो जाइए, और वो गुस्से में कहता है कि तुम चुप रहो और जाकर तुम इस सिचुएशन को हैंडल करो, और तुम बेवकूफ जाकर कैरोनोस को तैयार करो। और ये सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और उसका एडवाइजर उसे समझाता है कि सर कैरोनोस अभी टेस्टिंग फेज में है और उसका आउटपुट माना काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए अगर हमारा निशाना ठीक से नहीं लगा तो ये पूरा का पूरा मैजिक एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेरिडस कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? अबे गधो तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारे सामने क्या आ रहा है, तो इसलिए बकवास को बंद करो और जल्दी से इसे शुरू करो, और इस बार मैं इस ड्रैगन को मार कर रहूंगा। और इसके बाद ये लोग कैरोनोस को ड्रैगन की तरफ एम कर देते हैं और एक काफी पावरफुल लेजर बीम से ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन नोर सही टाइम पर आकर उसके अटैक को आसमान में पैरी कर देता है। और ये देखकर तो डेरिडस पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ये देखकर उसका एडवाइजर कहता है कि माना ट्रेसिंग की वजह से कैरोनोस का निशाना चूक गया, और अब इसकी वजह से हमारे सारे माना फर्नेस डिस्ट्रॉय होने वाले हैं और अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी ये नौकरी छोड़ता हूँ। और एक एक करके ये तीनों डर के मारे यहाँ से चले जाते हैं। और नोर ने जिस अटैक को पैरी करा था और कैरोनोस का वो अटैक धीरे धीरे करके कई सारे माना फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ये सब देखकर डेरिडस काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद हम इस अटैक से पहले का सीन देखते हैं जहाँ मास्टर कैरियो डेरिडस को ढूंढ रहे होते हैं। मुझे वो डेरिडस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उसे सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने काफी बड़ी बड़ी दीवारें आ रही हैं। रेन कहता है कि हो सकता है कि डेरिडस एक माना मेटल से बनी हुई बिल्डिंग में छुपा हो। और तभी नोर देखता है कि एक अटैक काफी तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है, और ये अटैक पहले के सभी अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद नोर उन सभी को बचाने के लिए उस ड्रैगन से कूदकर उस अटैक को आसमान में पैरी कर देता है। नोर इस अटैक से इन सभी को तो बचा लेता है, लेकिन खुद काफी तेजी से नीचे गिर रहा होता है। और इसके बाद नोर अपनी सोर्ड का सहारा लेकर एक बिल्डिंग को तोड़ता हुआ अंदर गिरने लगता है। और यहाँ डेरिडस का कमांडर अपने साथियों के साथ उसे मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इसी की वजह से उसका पूरा किंगडम पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। और जैसे ही ये लोग डेरिडस को मारने वाले थे, तभी अचानक नोर छत को तोड़ता हुआ वहाँ पर टपक जाता है। और नोर देखता है कि अरे ये तो वही बुड्ढा है। और रेंदियस नोर से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम यहाँ पर इसे बचाने के लिए आए हो? और इससे पहले कि नोर उन्हें कुछ भी बताता, तभी अचानक कुछ बंदे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन नोर उनके अटैक को काफी आसानी से पैरी कर देता है और वो डेरिडस को बचाने के लिए उसे जमीन पर पटक देता है। आखिरकार तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? रेंदियस को लगता है कि नोर कोई ट्रेंड हथियारा है, और इसीलिए वो सभी लोग मिलकर नोर के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन नोर उन्हें काफी आसानी से पैरी करके पीछे कर देता है। तब रेंदियस कहता है कि इस बुड्ढे की वजह से हमारा पूरा मैजिक एम्पायर बर्बाद होने वाला है और इसकी कीमत इसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। नोर कहता है कि ये सब चीजें तो बात करके भी ठीक की जा सकती है। और तब एक बंदा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ये कहकर वो नोर के ऊपर एक ग्रेनेड फेंक देता है। नोर डेरिडस को बचाने के लिए उसे अपने से दूर कर देता है। आखिरकार तुम इस बूढ़े आदमी के साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहे हो? और ऊपर से ये तो तुम्हारा एम्परर भी है। अबे ओए पहले तू देख कि तू क्या कर रहा है इसके साथ। लेकिन रेंदियस उसकी बातों को नहीं सुनता और वो फिर से डेरिडस के ऊपर कुछ ग्रेनेड्स को फेंक देता है। और तभी नोर डेरिडस को बचाने के लिए उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। भाई इनसे पहले तो यही मार देगा इसे, हालत तो देखो इसकी। और तब एक बंदा कहता है कि आखिरकार तू करना क्या चाहता है? क्या तुम खुद इसे मारना चाहते हो? अरे नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो ये कितना बूढ़ा हो चुका है और ये खुद से ही कुछ दिनों के बाद टपक जाएगा, तो इसलिए तुम लोग थोड़ा इंतजार कर लो। रेंदियस कहता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन देश हमारे किंगडम के अंदर घुस चुका है और उनके साथ ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी भी है। मैं इस वॉर को बिल्कुल भी नहीं चाहता, और अगर हम उस बुड्ढे का सर उन्हें दे देते हैं तो शायद वो लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और तभी यहाँ पर ये सभी लोग पहुँच जाते हैं। मास्टर सेन कहते हैं कि अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारी सारी बातों को सुन ली। लीन नोट से पूछती है कि सेन से क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच जाऊंगा। रेन नोट से कहता है कि इन सब चीजों के लिए थैंक्स, अब मैं यहाँ से सारी चीजें हैंडल करूंगा, आप लीन के साथ जाकर थोड़ा आराम कर लो। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। डेरिडस अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तब रेन उससे कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो, चलो ठीक है हम तुम्हें माफ कर देंगे। क्या सच में? और तब रेन गुस्से में कहता है कि क्या तुझे पता है मेरे राज्य के 23 लोग गायब हैं, उनका कोई भी अता पता नहीं है। 19 लोग बिल्डिंग के नीचे आकर मारे गए, 13 लोगों को जिंदा जला दिया गया, गिरते हुए बिल्डिंग के मलबे के नीचे 38 लोग आकर घायल हो गए, और सिर्फ इतना ही नहीं 127 लोगों के बॉडी के ऊपर ऐसे इंजरीज हैं जो कि अगर हिल भी हो गए तो भी उनके मन से डर नहीं जा पाएगा। क्या तुम्हें पता भी हमारे देश के कितने लोगों का नुकसान हुआ है? और ये सब सुनकर डेरिडस कहता है कि तो फिर आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? और तब वो कहता है कि जैसा कि मैंने कहा हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो हर पेन से गुजरना होगा जो कि मेरे कंट्री के लोगों ने सहा है, और वॉर खत्म होने के बाद तुम्हें हमारे सारे नुकसानों की भरपाई करनी
बननी होगी। और ये सुनकर डेरिडस काफी ज्यादा डर जाता है। मास्टर सेन कहते हैं कि अरे तुम फिक्र मत करो, अगर हम तुम्हारे हाथ और पैर को काट भी देते हैं तब मैं तुम्हें दोबारा से इतना हिल तो कर ही दूंगा कि तुम हमसे बातचीत कर सको। और तब मास्टर कैरियो कहते हैं कि और अगर तुम दर्द के मारे बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें फिर से होश में लाऊंगा ताकि तुम जितना हो सके उतना चिल्ला सको। और तब रेन कहता है कि आप हमें गलत मत समझना कि हम आपके ऊपर अपनी भड़ास निकालने वाले हैं, हम आपको उतना ही टॉर्चर करेंगे जितना कि मेरे लोगों ने सहा है। और इन सब की बातों को सुनकर वो डर के मारे सूसू कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ लीन नोर को पूरी तरह से हिल कर देती है। मैं पहले से काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। और तब नोर देखता है कि मैजिक एम्पायर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वो लीन से पूछता है कि क्या ये सब नुकसान मेरी वजह से हुआ है। लीन कहती है कि जब आपने उस अटैक को डिफ्लेक्ट करा था तो वो अटैक टूटकर अलग अलग जगह पर गिर गया। तो ये सुनकर नोर कहता है कि यानी कि मैंने बहुत ही गलत करा और मेरी वजह से कई सारे लोग मारे गए। और तब लीन उसे समझाते हुए कहती है कि अरे आप चिंता मत करिए सेंसे, आपने ये सब कुछ हमें बचाने के लिए ही करा था। और वैसे भी जो जगह डिस्ट्रॉय हुई है वहाँ पर काफी सारे मानव फन्निस थे और इस जगह पर मानव इतना ज्यादा होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ पर आ नहीं सकता। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और तभी यहाँ पर रेन और बाकी सभी आ जाते हैं। लीन उनसे पूछती है कि क्या वॉर खत्म हो चुकी है। हाँ, वॉर अब खत्म हो चुकी है और अब हम लोग मिलकर दोबारा से अपने किंगडम को बिल्ड करेंगे। और तब नोर कहता है कि क्या वॉर खत्म हो गई, ये वॉर तो शुरू होते ही खत्म हो गया। और वैसे आखिरकार उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ। रेन उसे बताता है कि डेरिडस ने अपनी गद्दी छोड़ दी है और अब उसका ग्रैंडसन अगला राजा बनेगा, लेकिन अभी सिर्फ वो 10 साल का है और इसीलिए फिलहाल की सारी जिम्मेदारी रेंदियस और उसके सबॉर्डिनेट संभालेंगे। और तभी यहाँ पर ये सभी आ जाते हैं। रेंदियस नोर से माफी मांगते हुए कहता है कि हमें माफ कर देना कि हमने आपके ऊपर अटैक करा और हम इसकी भरपाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी बूढ़े आदमी के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हम सभी इसके लिए शर्मिंदा हैं और अगर आज आपने हमें नहीं रोका होता तो हमारे किंगडम में सभी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। अरे नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि जब मैं उस ड्रैगन से नीचे कूदा था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं जिंदा बच पाऊंगा, लेकिन आपके फर्श ने मेरी जान बचा ली। और ये सुनकर रेंदियस हंसने लगता है। आप तो सच में काफी मजाकिया इंसान हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही लगता है तो यही सही। और इसके बाद रेंदियस कहता है कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं अगर आज के बाद कभी भी आपको हमारी जरूरत होगी तो हम अपनी जान की बिना परवाह करे आपकी मदद करेंगे। अरे नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं आपकी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए माफी चाहता हूँ, इसकी चिंता आप मत करिए। और वैसे भी किंगडम में किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा है, फिर तो ये काफी अच्छी बात है। और इसके बाद ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी उन्हें यहाँ से चलने के लिए कहता है और इसके बाद वो सभी लोग रेंदियस को बाय कहकर रॉयल कैपिटल की तरफ निकल जाते हैं। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब नोर रोलो से कहता है कि क्या तुम इस ड्रैगन से थोड़ा नीचे उड़ने के लिए कह सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया। और लीन सोचती है कि नोर सेंसर जरूर यहाँ के लोगों के नुकसान के बारे में सोच रहे होंगे। नोर सेंसर सच में दिल के काफी अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल इनके जैसे ही बनना है। लेकिन हम देखते हैं कि नोर तो बेहोश हो गया है। और रॉयल कैपिटल पहुँचने के बाद रेन अपने फादर को सारी बातें बता देता है। हम इस वॉर को सिर्फ नोर की वजह से ही जीत पाए हैं और इसीलिए हमें नोर को कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। लेकिन नोर इसके लिए मना कर देता है, नहीं, मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। और तब किंग क्ले कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ये कैसे होने दे सकते हैं, इस बार तुम्हें कुछ न कुछ रिवॉर्ड लेना होगा वरना लोग हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे। और तब नोर कहता है कि ठीक है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि रोलो हमारे किंगडम में काम से जिंदगी जिए। रोलो का कोई भी परिवार नहीं है। और नोर अपने मन में कहता है कि मैं तो खुद रोलो को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन एक अमीर परिवार में इसकी देखभाल अच्छे से होगी। अगर रोलो मेरे साथ रहेगा तो वो बस प्रॉब्लम्स को ही फेस करेगा। और आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे जमीन और घर भी दे सकते हैं, तो क्या मेरी जगह आप ये सब रोलो को दे सकते हो। तो ये सुनकर किंग क्ले कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, लेकिन सबसे पहले इस लड़के को हमें यहाँ का नागरिक बनाना होगा। और तब नोर कहता है कि ना जाने रोलो ने कितनी बार मेरी जान बचाई है और साथ ही साथ इसकी वजह से ही इतना बड़ा ड्रैगन हमारी बात को मान रहा था। लेकिन रोलो से कहता है कि अरे नहीं, वो ड्रैगन मेरी नहीं बल्कि आपकी बातों को मान रहा था। रोलो अब इन बातों को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर रोलो नहीं होता तो हम इस वॉर को जीत नहीं पाते। किंग क्ले अपने मन में सोचते हैं कि नोर चाहे तो कुछ भी मांग सकता था, पर नोर ने इस लड़के के बारे में सोचा और अगर मैं इस लड़के को अपने किंगडम में रखता हूँ तो मेरे रिश्ते मिथरा किंगडम से खराब हो जाएंगे क्योंकि उनकी नजर में डीमन फोग उनके दुश्मन है। और नोर फिर से कहता है कि मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इस वॉर के अंदर ना जाने कितने लोगों ने अपना घर गंवाया है, तो इसलिए अगर आप इस टाइम पर उनकी मदद नहीं कर सकते तो फिर इतना अमीर होने का क्या फायदा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और तब रोलो यहाँ पर एक सपना देखता है, अगर मेरा जन्म फिर से होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई मुझे इस तरह से बेरहमी से ना पीटे और मैं अपनी जिंदगी में किसी के काम आ सकूं और साथ ही साथ जिंदगी में एक बार अच्छा सा खाना खा सकूं। और तभी अचानक रोलो ये सपना देखकर उठ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि रोलो इनस के साथ डिनर कर रहा होता है। रोलो, फिलहाल के लिए कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रहोगे, तो फिर चलो जल्दी से खाना खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। और उसे ये विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये सारा खाना उसके लिए है। और जब रोलो ब्रेड का एक टुकड़ा खाता है तो वो उसे खाकर रोने लगता है और ये खाना उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और वो काफी तेजी से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। रोलो, आराम से खाओ, ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही है। और इसके बाद हम रॉयल कैपिटल को देखते हैं जो कि डीमंस और मॉन्स्टर्स के अटैक से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यहाँ पर काफी सारे लोगों के घर टूट गए थे और नोर देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग इंजर्ड भी हैं और वो ये देखकर थोड़ा बहुत खुश होता है कि गिल्ड हेडक्वार्टर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और तभी नोर को गिल्ड का पड़ा हुआ बोर्ड मिलता है। वो उस बोर्ड को
उठाकर साफ करता है और वो कहता है कि ना जाने कितने सालों से मैं इस साइन बोर्ड को देखता आ रहा हूँ। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ गिल्ड मास्टर नोर से कहते हैं कि क्या तुम अभी तक एक भी स्किल नहीं सीख पाए, बावजूद इसके कि तुमने हर ट्रेनिंग स्कूल में 3-3 महीने बिताए, पर तुम फिर भी कुछ भी नहीं सीख पाए और इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी एक एडवेंचरर बन पाओगे। और ये सुनकर नोर सैड होकर वहाँ से चला जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज दोबारा से अपने सारे टीचर से मिल सका और मैं उन सभी से 15 सालों के बाद मिला। और इसके बाद हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोर मास्टर सिक के पास सोर्स स्किल सीखने के लिए जाता है। मास्टर सिक कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास गिल्ड की परमिशन है, और नोर भी उन्हें गिल्ड की परमिशन दिखा देता है। और इसके बाद मास्टर सिक नोर की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम कल से फिर से ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। और वहीं नोर काफी ज्यादा थक चुका होता है। उसे देखकर मास्टर सिक सोचते हैं कि ये लड़का यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही टिकेगा, लेकिन नोर को यहाँ पर ट्रेनिंग करते करते 10 दिन हो जाते हैं। मुझे इस लड़के की हिम्मत की दाद देनी होगी। और इसके बाद इन सभी के ऊपर एक स्टील बॉल को फेंका जाता है जिससे कि उन्हें अपनी सोच से रोकना था, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स डर के मारे उससे पीछे हो जाते हैं। और जब नोर की बारी आती है तो वो इस स्टील बॉल को काफी आसानी से दूर कर देता है, लेकिन इसकी वजह से नोर थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी नोर अपनी सोट को लेकर दोबारा से खड़ा होता है। और ये देखकर मास्टर सिक काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, इस बच्चे में कोई तो खास बात जरूर है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नोर मास्टर सिक के पास आता है। वो उनसे पूछता है कि आखिरकार सेंसे में एक नई स्किल कब सीखूंगा, और मुझे वो स्किल सीखनी है जिससे कि मैं मेहनत करके सीख सकता हूँ। और इसके बाद मास्टर सिक एक खाली ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ वो अपने हाथों की मदद से कुछ पत्तों को हवा में उड़ाते हैं। और इसके बाद वो अपनी सोट को निकालकर लाइट की स्पीड से उन पत्तों को बीच में से काट देते हैं। और ये देखकर तो नोर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो फिर बताओ तुम्हें ये कैसा लगा? ये तो सच में काफी कमाल का था सेंसे, मुझे तो वो चीज दिखाई नहीं दिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ये टेक्निक काफी ज्यादा फास्ट है और मैं अपनी सोट को भी काफी मुश्किल से संभाल पाता हूँ। तो फिर आखिरकार इसके जैसे छोटे से बच्चे ने इसे कैसे देख सकता है? और इसके बाद नोर मास्टर सिक की टेक्निक को कॉपी करके दिखाता है। और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। अगर इस बच्चे को अच्छे से ट्रेन करा जाए तो ये काफी पावरफुल बन सकता है और हो सकता है कि ये मुझसे भी आगे निकल जाए। और इसके बाद नोर को ट्रेनिंग करते करते 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन नोर पैरी करने के अलावा कोई भी स्किल सीख नहीं पाया था। और इसके बाद मास्टर सिक नोर को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि बस बहुत हो गया नोर, तुम यहाँ पर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। कोई भी इंसान सिर्फ पैरी करने के स्किल से एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। और मास्टर सिक को लगता है कि नोर जरूर किसी और चीज में बेस्ट होगा। और ये सब सुनकर नोर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। और इसके बाद नोर मास्टर डेंडार के पास ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है। बच्चे, क्या तुम सच में यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हो? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एक एडवेंचरर बनकर रहूंगा। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ दिन टिक पाओगे। और इसके बाद नोर को ट्रेनिंग करते करते 2 महीने बीत जाते हैं और यहाँ ये लोग काफी बड़े बड़े पत्थर को रोकने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगा था कि ये बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये तो सच में काफी कमाल का है। लेकिन तभी अचानक एक काफी बड़ा सा पत्थर उन लोगों के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन नोर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और तभी अचानक मास्टर डेंडार्क वहाँ पर आकर अपने एक ही पंच से उस पत्थर को तोड़ देते हैं। और वो ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि नोर बिना डरे अपनी जगह पर खड़ा था। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद मास्टर डेंडार्क नोर को मना कर देते हैं। नोर, मैं तुम्हारे हार्डवर्क की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तुमने यहाँ पर सिर्फ फिजिकल एनहेंसमेंट के अलावा कुछ भी नहीं सीखा है। और अगर तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो तुम एक दिन मर भी सकते हो, और बेहतर यही होगा कि तुम किसी और स्कूल में जाओ। और इसके बाद नोर आर्चरी सीखने के लिए म्याने के पास पहुंच जाता है और वो उसे एक पत्थर देते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम उस लकड़ी के ऊपर निशाना लगाओ, और अगर तुम निशाना नहीं लगा पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी। और नोर काफी आसानी से उस लकड़ी के ऊपर निशाना लगा देता है। और ये देखकर तो म्याने का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो नोर से कहती है कि नहीं, दोबारा से निशाना लगाओ। और फिर नोर दोबारा से उस लकड़ी पर काफी आसानी से निशाना लगा देता है और अब मजबूरन म्याने को उसे ट्रेन करना ही होगा। और इसके बाद नोर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है जहाँ पर वो सिर्फ निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। नोर म्याने से कहता है कि आखिरकार मैं हमेशा निशाने क्यों लगाता हूँ, और इसलिए मुझे बो और एरो भी चाहिए। और इसके बाद म्याने उसे एक बो दे देती है और जैसे नोर उस बो को चलाने की कोशिश करता है वो उस बो को तोड़ देता है। आखिरकार ये कैसे हुआ? मुझे तो ये पहले से पता था कि तुम इसे तोड़ दोगे। और इसके बाद म्याने नोर को काफी सारे बो देती है, लेकिन नोर उन सभी बो को तोड़ देता है। और इसके बाद म्याने उसे अपना बो देती है, ध्यान से तुम इसे भी मत तोड़ देना। लेकिन हम देखते हैं कि नोर उसके बो को भी तोड़ देता है और ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और नोर ने यहाँ पर काफी सारे बो को तोड़ दिए होते हैं। और 2 महीने बीत जाने के बाद भी नोर सिर्फ पत्थरों से ही निशाना लगा रहा होता है। म्याने उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने निशाना लगाना कहाँ से सीखा? नोर बताता है कि नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैं तो बस पहाड़ों पर उड़ने वाले पक्षियों का शिकार करता था। और ये सुनकर वो शौक हो जाती है और वो सोचती है कि कहीं ये लड़का थंडर फ्लैश का तो शिकार नहीं करता था। अच्छे से अच्छे हंटर्स भी उन थंडर फ्लैश का शिकार नहीं कर पाते, पर मुझे उससे क्या, मैं तो बिना देखे उनका शिकार कर सकती हूँ। और 3 महीने बीत जाने के बाद वो भी उसको मना कर देती है, तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म होती है। नोर कहता है कि लेकिन मैं तो कोई भी स्किल सीख नहीं पाया। तब म्याने उससे कहती है कि तुम एक भी बो और एरो को ठीक से यूज नहीं कर पाए तो फिर तुम क्या ही कोई नई स्किल सीखोगे, इसलिए जाओ तुम जाकर पत्थरों के ऊपर निशाना लगाओ। और वो अपने मन में सोचती है कि ये बच्चा तो सच में मुसीबत है, इसका निशाना इतना ज्यादा अच्छा है कि इसे कोई भी बो और एरो की जरूरत नहीं है। और इसके बाद नोर
स्पाई बनने के लिए मास्टर केरियो के पास पहुंच जाता है। वो बिना टाइम को बर्बाद करे नोर की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर मास्टर केरियो अपने स्टूडेंट्स को अंधेरे में दबे पाउन के पास आने के लिए कहते हैं। और वो नोटिस करते हैं कि नोर इसमें काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन नोर फिर भी मास्टर केरियो को छू नहीं पाता। और इसके बाद इन सभी का अगला टास्क सभी ट्रैप से बचते हुए एक ट्रेजर बॉक्स को खोलना था। और इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने मैजिक का यूज करके उन ट्रैप्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि नोर भागते हुए उन सभी ट्रैप्स को एक्टिवेट करने लगता है और वो उन सभी ट्रैप से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। और ये सब देखकर मास्टर केरियो कहते हैं कि ये तो बहुत ही कमाल का है, पर ये बच्चा जो ये सब कुछ कर रहा है ये सब गलत है। और 3 महीने बीत जाने के बाद मास्टर केरियो कहते हैं कि तुम ना ही ट्रेजर ट्रैप को डिसआर्म कर पाए हो, और ना ही कोई लॉक खोलना सीख पाए हो, और ना ही किसी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना सीख पाए हो, और ना ही तुम किसी के ऊपर नजर रखना सीख पाए हो, और इसी वजह से तुम एक स्पाई नहीं बन सकते। लेकिन मुझे एक चीज माननी होगी, इसकी जैसी विल पावर किसी के पास भी नहीं है, और अगर इसने कभी भी एडवेंचरर बनने का सपना छोड़ दिया तो मैं इसे रॉयल इंटेलिजेंट डिवीजन में रिक्रूट कर लूंगा। और इसके बाद नोर मैजिक सीखने के लिए मास्टर ओकन के पास चला जाता है, लेकिन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद भी नोर कोई भी मैजिक सीख नहीं पाता। और तब मास्टर ओकन कहते हैं कि मुझे लगा ही था, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर मैजिक सही से फ्लो नहीं करेगा तो तुम मैजिक का यूज नहीं कर पाओगे। तो फिर आखिरकार मेरी बॉडी में मैजिक अच्छे से फ्लो क्यों नहीं हो रहा? मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर मैजिक को यूज करने की ताकत है ही नहीं, और इसलिए लगता है कि अब हमें मैजिक रेजोनेंस चैम्बर का यूज करना होगा। तो फिर क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, ये याद रखना, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे तो तुम तुरंत इससे बाहर आ जाना। और जब मास्टर ओकन को ये पता चलता है कि नोर उस चैम्बर के अंदर काफी देर से है, तो वो ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसे अभी के अभी उस चैम्बर से बाहर निकालो, कोई भी उस चैम्बर में इतने दिनों तक नहीं रह सकता, उसके सेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि वो मर भी जाए। और वो दौड़ते हुए जाकर उस चैम्बर के दरवाजे को खोलते हैं और वो देखते हैं कि नोर तो बिल्कुल सही सलामत है। नोर, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिरकार मुझे होगा क्या? और वो मास्टर ओकन को बाहर करते हुए कहता है कि आप यहाँ से जाइए, मुझे कोई स्किल सीखनी है। और 3 महीने बीत जाने के बाद नोर सिर्फ एक टाइनी सी फ्लेम ही बना पाता है। ओकन कहते हैं कि यानी कि तुम इतने दिनों में बस एक टाइनी सी फ्लेम ही सीख पाए हो, मैंने आज तक इतने कम मैजिक टैलेंट वाला बच्चा नहीं देखा। और तभी नोर अपने हाथ में एक और टाइनी फ्लेम बना देता है, और ये चीज देखकर मास्टर ओकन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। आखिरकार तुमने ये कैसे करा? ये तो 2 फोल्ड कास्टिंग है, इसे सीखने में मुझे 50 साल लग गए और इस बच्चे ने तो इसे 3 महीने में ही सीख लिया। नोर कहता है कि मैं इन सब चीजों से एक एडवेंचरर नहीं बन सकता। अगर इस बच्चे के पास मैजिक एप्टीट्यूड होता तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन बन सकता था। और इसके बाद नोर हीलिंग मैजिक सीखने के लिए मास्टर सेन के पास चला जाता है। मास्टर सेन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास राइट ऑफ ब्लेसिंग है? लेकिन नोर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, आखिरकार ये होता क्या है? मास्टर सेन उसे बताते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हें ट्रेन करता हूँ जो कि राइट्स ऑफ ब्लेसिंग को पार कर पाते हैं, और इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। लेकिन नोर कहता है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे सिखा नहीं देते। ठीक है, तुम जो करना चाहे वो करो। और ऐसा कहकर वो अंदर चले जाते हैं और नोर काफी दिनों तक लगातार मास्टर सेन की एकेडमी के बाहर खड़ा रहता है, और साथ ही साथ मास्टर सेन भी उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और कुछ दिनों के बाद नोर बीमार होकर गिर जाता है, और तभी मास्टर सेन वहाँ पर आकर उसके ऊपर लो हील का यूज करते हैं। मैं तुम्हें बेसिक जरूर सिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। और 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद नोर सिर्फ लो हील का ही यूज कर पाता है, और इसे देखकर मास्टर सेन थोड़े बहुत हैरान थे। ये तो सच में लो हील है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? और वो नोर से कहते हैं कि सिर्फ लो हील का यूज करने से तुम कभी भी एक एडवेंचरर नहीं बन सकते। और वो नोर से कहते हैं कि तुम बिना किसी ब्लेसिंग के छोटे मोटे खरोचों को ठीक कर सकते हो, और ये चीज ही अपने आप में काफी बड़ी बात है। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा, ये बच्चा बिना किसी होली स्पिरिट मिरेकल्स को परफॉर्म कर सकता है, और इसका मतलब ये लो हील का यूज बिना किसी लिमिट के बार बार यूज कर सकता है। और इसके बाद एक बंदा मास्टर सेन के पास आकर बताता है कि सर, नोर रॉयल कैपिटल को छोड़कर जा चुका है। और इसके बाद 6 सेवरेंस की मीटिंग बिठाई जाती है। क्या सच में नोर रॉयल कैपिटल को छोड़कर चला गया? मियाने कहती है कि तो फिर आखिरकार इसमें डरने वाली कौन सी बात है, वो अपना ख्याल खुद से रख सकता है। मास्टर सेन कहते हैं कि अगर नोर को थोड़ा सा और टाइम दिया जाए तो उस जैसा लड़का पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर नोर को अच्छी तरह से ट्रेन करें। और इस चीज के लिए वो सभी मान जाते हैं, और इसके बाद वो सभी मिलकर नोर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ नोर उस बोर्ड को लेकर गिल्ड के अंदर आ रहा होता है, और गिल्ड मास्टर भी नोर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे नोर, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लीजिए, ये बोर्ड बाहर पड़ा हुआ था। और वो उससे कहते हैं कि तुम तो मिथ्रा किंगडम जा रहे थे, चलो अच्छा हुआ कि तुम नहीं गए, तुम यहाँ का हाल तो देख ही सकते हो, और वैसे तुम्हारे कपड़े भी काफी गंदे लग रहे हैं। हाँ, दरअसल मैं किसी काम में फंस गया था। नोर, मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है, बिल्ड गिल्ड का हेड तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा है, शायद उसे मलबा हटाने और नया घर बनाने में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मुझे लगा ही था कि उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे मुझे जाना कहाँ है? और गिल्ड मास्टर उसे मैप दे देते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि नोर उनकी मदद करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी सोर्ड की मदद से पत्थरों को उठाकर कैरेज में डाल रहा होता है। और तब नोर सोचता है कि पिछला दिन तो सच में काफी कमाल का गया। सबसे पहले मैं कैरेज में घूमा, और उसके बाद मैं रोलो से मिला, और इसके बाद लीन ने मुझे उड़ा दिया, और इसलिए मेरी बॉडी और मेरा पेट अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले मुझे ये काम खत्म करना होगा। और इसके बाद हम किंग क्लेस को देखते हैं। मुझे
हमें लगा ही था कि मिथिला किंगडम मैजिक एम्पायर का इन सभी चीजों में साथ दे रहा है। रेन कहता है कि आपने सही कहा, हमारे ऊपर जितने भी अटैक हुए हैं उसमें जो हाई माना स्टोन्स पाए गए हैं वो सारे ही सिर्फ मिथिला किंगडम में मिलते हैं। लगता है कि अब शांति के दिन गायब हो गए हैं, पर शुक्र है हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये कंट्री डिपेंड हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास नोर है और यहाँ दूसरी तरफ सभी मास्टर्स मिलकर लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। और तभी लीन नोर के पास आती है। वो नोर को उसके किंगडम को बचाने के लिए थैंक्स कहती है और लीन दूसरे लोगों की मदद करने के साथ यहाँ पर खाना भी बांट रही होती है। और तभी नोर के पेट से आवाज आती है और वो समझ जाती है कि नोर भूखा है। वो उसे एक ब्रेड देकर वहाँ से चली जाती है और नोर वो ब्रेड खाकर सोचता है कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये सोट सच में काफी कमाल की है, लेकिन मेरे साथ होने की वजह से शायद ये सोट अपना कमाल ना दिखा पाए। पर फिर भी मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। मैं उन सभी एडवेंचर पर जाना चाहता हूँ जो कि मेरे डैड मुझे कहानियों में सुनाया करते थे, लेकिन मुझे सबसे पहले यहाँ के लोगों की मदद करनी होगी। और तभी एक बंदा नोर से कहता है कि नोर क्या तुम यहाँ भी हमारी मदद कर सकते हो। और तभी अचानक एक बिल्डिंग उस बंदे के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन नोर सही समय पर आकर उस पूरी बिल्डिंग को पैरी कर देता है। और यहीं पर हमारे एनिमे का सीजन 1 खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एनिमे पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।